है, हम इसमें नंबर डाल देंगे ताकि तुमको समझ में आएगा। सबसे फर्स्ट में 1 और 2, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये दोनों जो वेसल्स है इसको हम लोग बोलते हैं वेना कावा। क्या बोलते हैं? वेना कावा, ठीक है। अब देखो वेना कावा है तो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोल दिए? सुपीरियर। क्या बोल दिए? सुपीरियर वेना कावा। और इसको बोल दिए इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। तो इंफीरियर जो होता है वो हमारे बॉडी के मिडिल पार्ट से, लोअर पार्ट से कनेक्ट करता है, सॉरी पूरा कलेक्ट करता है ब्लड, कलेक्ट करता है। सुपीरियर ऊपर ब्रेन। ये वाला क्वेश्चन कभी कभी स्टेटमेंट में पूछता है, ठीक है। उसका ये जो है हमारा क्या है? राइट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ पे हम तुमको चीज बता रहे हैं 3 और 4। तो यहाँ पे ध्यान देना 3 + 4, सॉरी 3 जो है वो ट्राइकस्पिड वाल्व है। क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व। और 2 जो होता है, सॉरी 4 जो होता है वो बाइकस्पिड है। और इसका दूसरा भी नाम है वो है मैट्रल वाल्व, मैट्रल वाल्व बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में जैसे ही ब्लड में आएगा, ठीक है, तो ये फिर मूव करेगा कहाँ? राइट वेंट्रिकल में। तो ये जो तीसरा नंबर है इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड। तो ये जब रिलैक्स करता है तो ओपन होता है, ये नीचे आ जाता है। नीचे होने के बाद इस रीजन से यहाँ से एक पल्मोनरी आर्क बोलते हैं इसको, पल्मोनरी आर्क जो कि गया है ऊपर। इसको ध्यान रखना, ये जो पल्मोनरी आर्क है इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक उल्टा होता है। ये क्वेश्चन स्टेट में बहुत पूछता था, मतलब झारखंड स्टेट जब अपना लेता था तो पूछता था कि हार्ट से लंग्स तक को ले जाने वाला जो वेसल्स है जिसमें DO2 जाता है, DO2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड जाता है, उसका नाम क्या है? तो पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन हम नॉर्मल क्या समझते हैं? आर्टरी जो है पूरे बॉडी में कौन सा ब्लड लेके जाता है? तो ऑक्सीजनेटेड जो है, बट यहाँ उल्टा होता है, इसको ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे जब ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये प्रेशर से ऊपर जाएगा। बट यहाँ पे भी एक वाल्व होता है जिसका हम 5 नंबर दिए। 5 नंबर में जो वाल्व है, देखो यहाँ पे वाल्व जो होता है इसका कॉमन नेम है सेमीलूनर वाल्व, सेमीलूनर वाल्व बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। बट ये लंग्स की तरफ जा रहा है तो एक वर्ड है पल्मोनरी। क्या है? पल्मोनरी सेमीलूनर वाल्व। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ से ऊपर जाएगा, प्रेशर से जाएगा, तो ये चला गया लंग्स के बाद, यहाँ पे एक्सचेंजिंग का काम कर लिया, ठीक है। अब एक्सचेंजिंग का काम करने के बाद फिर वो बैक आता है, क्या? बैक कहाँ आएगा? लेफ्ट ऑरिकल में। कहाँ आता है? लेफ्ट ऑरिकल में। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है, समझो यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ से आई मीन लंग्स से जब हार्ट में आता है तो यहाँ का जो है वो है पल्मोनरी वेन, और ये क्या लेके आएगा? O2। क्या लेके आएगा? O2 लेके आएगा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, 4 नंबर को हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड। ये फिर यहाँ पे चला आया, आई मीन लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो कॉनिकल है वहां पे वो लार्जर साइज में होता है। और ध्यान रखना यहाँ पे मसल्स भी होता है जिसको पैपिलरी मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है, मसल्स होता है। अब यहाँ मसल से इस रीजन में देखो, एक फिगर बना रहे, इस रीजन में मतलब एक यहाँ से ट्यूब रिलीज होता है, मतलब वेसल्स जो होता है यहाँ ऊपर वाले पार्ट को ऑक्युपाई करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एओर्टा। क्या बोलते हैं? एओर्टा, एओर्टा, ठीक है, एओर्टा। और एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी। और लार्जेस्ट वेन हम किसको बोलेंगे? वेन जो है किसको बोलेंगे? वेना कावा को बोलेंगे, ठीक है। अब जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो ये मूव करेगा इस वेसल से जिसका नाम है एओर्टिक, एओर्टिक वेसल्स, एओर्टिक वेसल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे जो एक, यहाँ पे भी एक वाल्व है जिसको हम 6 नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ पे 6 नंबर लिखे हुए हैं। और इसका भी जो है सेमीलूनर वाल्व भी है, बट ये एओर्टा से कनेक्ट होता है, इसलिए एओर्टिक सेमीलूनर वाल्व इसको बोला जाता है। अब जैसे ये पंप करेगा, ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे पूरा ब्लड प्रेशर से आता है और पूरे बॉडी में वो चला जाता है। यहाँ पे 3 वाल्व है, मतलब एक हमारा
मतलब आर्म में चलाएगा, एक हमारा अपर साइड और एक लोअर साइड में चला जाएगा। ये है मैकेनिज्म। अब इसमें जैसे इसमें क्या क्या ध्यान रखने वाला चीज है, सबसे फर्स्ट में कि ये जो वाल्व है इसको समझ गए? यस सर। ठीक है, इसमें हम मिटा रहे हैं, इसको नोट करना है। एक मिनट स्क्रीनशॉट लेना है, 1 मिनट। स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसमें कुछ और बताएंगे तो फिर इसको मिटाते हैं फिर सही से। हो गया? यस सर। अब देखो फिर से हम उसमें एक क्वेश्चन पूछता है, ये तो मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। ये चैम्बर है, यहाँ पे वाल्व था, यहाँ पे वाल्व था। जैसे एक इसको ट्राइकस्पिड एंड इसको बाइकस्पिड क्यों बोला गया, ठीक है? तो ट्राई का मतलब होता है 3, तो यहाँ 3 फ्लैपिंग होता है, और यहाँ बाय होता है तो ये 2 फ्लैपिंग प्रेजेंट है। एक और चीज है, यहाँ पे एक फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, फिगर में देख सकते हैं, एनसीईआरटी में है। यहाँ भी होगा, यहाँ दोनों साइड में होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया टेंडिनिया, और नीचे का जो मसल्स है उसको हम लोग बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स। तो तुमसे ये क्वेश्चन पूछता है कि ये जो वाल्व होता है इसको सपोर्ट करने के जो थ्रेड लाइक या फाइबर प्रेजेंट, उसका क्या नाम है? तो वो है, या फिर कौन उसको सपोर्ट करता है? तो कॉर्निया टेंडिनिया। एंड ये जो प्रेशर, सॉरी, ये जो मसल्स नीचे से जो कनेक्ट है उसको हम बोलते हैं पैपिलरी मसल। अब नेक्स्ट में तुम यहाँ पे ध्यान देना, सर ये ये कॉर्डिया टेंडिनिया है क्या एनसीईआरटी में? कॉर्डिया है, सॉरी कॉर्डिया ही है, कॉर्डिया टेंडिनिया, ठीक है? कॉर्डिया, कॉर्निया नहीं, सॉरी, कॉर्डिया टेंडिनिया। अब यहाँ पे देखना, ये जो वॉल है, ये जो वॉल लेयर है, ठीक है? क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं जो चैम्बर होता है, ऊपर का जो है वो स्मॉलर होता है, नीचे का लार्जर होता है। तो ये को सेपरेट कौन करता है? सेपरेट करने के लिए बस याद रखना सेप्टम, इसके अलावा कोई वर्ड नहीं है इसमें। सेप्टम मतलब ऐसा भी डिवीजन होता है, सेप्टम मतलब एक मस्कुलर सेप्टम है जो इसको डिवाइड करने का काम करता है। एक और कॉन्सेप्ट पूछ सकता है कि नीचे का तो लार्जर है, साथ में जो इसका मसल्स होता है, मसल वो थीकर होता है, थिक होता है। किसके कंपैरिजन में? आर्टरी के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो नीचे का है वेंट्रिकल होता है, और वेंट्रिकल जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब प्रेशर से ब्लड को ऊपर खींचता है। ये वाला जो है ये ऊपर जाता है लंग्स के लिए, और ये जो होता है एओर्टा के लिए जाता है। ये चीज इसमें होता है। इसका मैकेनिज्म और इसका स्ट्रक्चर यही है। इसमें न्यूरल रेगुलेशन अगर समझना है तो वो भी बता देंगे। बता दे वो न्यूरल रेगुलेशन, इसका पंपिंग एक्शन बस यही है, इतना ही है इसमें। इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। न्यूरल रेगुलेशन के लिए इसमें कुछ वर्ड यूज करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे बोलते हैं एसे नोड, यहाँ पे बोलते हैं एवी नोड, ठीक है? तो दोनों का क्या काम है? तो एसे नोड मतलब साइनो एट्रियल नोड, ठीक है? और एवी का मतलब एट्रियोवेंट्रिकल नोड। एट्रियोवेंट्रिकल नोड। देखो इसमें होता क्या है, एसे नोड जो होता है डायरेक्टली कनेक्ट होता है हमारे ब्रेन के मेडुला पार्ट से, ये इसको मैसेज पहुंचा देता है। अब मैसेज क्यों पहुंचाना है? क्योंकि हार्ट का जो है, हार्ट जो है वो एक स्पेशल टाइप का मसल से बना है, मसलर टिश्यू से बना है। तो उस मसल्स को एक्साइट करना पड़ेगा, और एक्साइटेशन के लिए इम्पल्स चाहिए, और इम्पल्स हमारा कौन जनरेट करता है? ब्रेन, क्योंकि वहां से न्यूरॉन्स को मैसेज आता है। तो ऐसे नोड जो होता है एक तरह का इम्पल्स, एक तरह का इलेक्ट्रिक इम्पल्स को यहाँ से रिलीज करेगा,
और इस मसल्स के, आर्टरी के मसल्स के थ्रू ये पहुंच जाएगा कहाँ पे, एवी नोड के पास। ठीक है, देखो यहाँ ध्यान देना, मेडुला मैसेज भेजा, इम्पल्स भेजा, एसए नोड रिसीव किया, एसए नोड फिर आगे बढ़ा के एवी नोड के पास पहुंचा दिया, एवी नोड उसको रिसीव कर लेता है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे एक क्लस्टर ऑफ या बंच ऑफ नर्व फाइबर है जो कि बाद में ये थ्रेडिंग, हाँ बाद में ये थ्रेडिंग या बाइफरकेटिंग बोलते हैं इसको, जिसको बाइफरकेट करके फाइबर का अरेंजमेंट होता है पूरा। तो एवी नोड से जो क्लस्टर उसको हम लोग क्या बोले, बंडल ऑफ हिस साइंटिस्ट का नाम है, वही ये खोजा था। उसके बाद जो ये बाइफरकेट पे थ्रेडिंग होता है, क्योंकि इम्पल्स यहाँ चाहिए, क्योंकि इसको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, प्रेशर यहाँ मेंटेन कराना है, तो यहाँ पे जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पुर्किंजे फाइबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है समझना। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे ये बताओ कि ऐसे नोड क्या काम कर रहा है, हार्ट को क्या दे रहा है, तो क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स पहुंचा रहा है एक्साइटेशन के लिए, एक्साइट हो मसल्स तो काम करे, तो इसको हम लोग बोल देते हैं पेसमेकर। अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछता है, हाँ अगर तुमसे पूछ दे कि हार्ट का कौन सा पार्ट पेसमेकर को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे नोड, ठीक है। अब अगर ये पूछ दे कि अगर हम पेसमेकर, क्योंकि पेसमेकर एक आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या फिर एक तरह का बैटरी है जो इम्पल्स जनरेट करता है, तो यहाँ पे मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन क्या पूछता है कि एक हार्ट पेशेंट का सर्जरी होता है, उसमें हम पेसमेकर को, डॉक्टर उसमें पेसमेकर को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आखिर पेसमेकर जो है वो कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे उसको बैठाना या फिर हम लोग कहाँ पे उसको सेट करवाना है, मतलब कहाँ पे फिट करना है, तो तुम्हारे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए सर? वॉल पे, उसका जो ऑरिकल, राइट ऑरिकल का वॉल्स पे, पता नहीं, नाम बताओ। राइट ऑरिकल का वॉल। अगर हम तुमसे पूछ दे कि पेस सीटर कौन है, पेसमेकर एक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड है, एवी नोड है, क्यों ये पूछता है पेस सीटर हम इसको क्यों बोले, वो एक्साइट हो रहा है साइनोएट्रियल नोड के वजह से, हाँ पेसमेकर जब लगेगा तो अगर मान लो आर्टिफिशियल, मान लो किसी का ऐसे नोड खराब हो जाता है किसी पेशेंट का और हमको पेसमेकर लगाना है, तो कहाँ पे लगाएंगे, ऐसे नोड में या एवी नोड में, ऐसे नोड में, एवी नोड में, एवी नोड। क्यों ऐसा, ऐसे नोड रिसीव कर रहा था और ये रिलीज कर रहा था, ठीक है, तो ये तो ब्रेन से कनेक्ट है ना, तो ब्रेन अपना फंक्शनिंग अलग तरीके से कर रहा है, बट हम आर्टिफिशियली कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम क्यों यहाँ पे देंगे, हम डायरेक्टली यहीं पे इसको बैठा देंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जाएगा और ये अपना काम करेगा। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि पेस मेकर क्या है, पेस सीटर किसको बोलते हैं, तो पेस मेकर इज ऐसे नोड, और पेस मेकर बस एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या बैटरी बोल सकते हो, जो इम्पल्स को जनरेट करता है या जनरेट करने का एबिलिटी रखता है, मतलब एक तरह का बैटरी है, ठीक है। और वही चीज ऐसे नोड को बोला जाता है क्योंकि ये इम्पल्स देता है एवी नोड को, बट कब, जब ऐसा कोई भी खराबी वगैरह नहीं है तब। लेकिन जब अगर पेस मेकर को ही हम अंदर में डालना है, बोलते हैं ना कि पेस मेकर लगा है, तो पेस मेकर कहाँ किस पार्ट में लगा, तो एवी नोड में। ये बहुत सावधानी से इसको याद कर लो, ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि पेस सीटर कौन है। और ऐसे भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेस मेकर पे ही आया है, बहुत कम क्वेश्चन है जो पेस सीटर पे है, बट क्वेश्चन रहता है इसका, ये चीज है, यही है तुम्हारा मैकेनिज्म, ठीक है। हाँ, एक और चीज पूछेगा, डायरेक्टली कनेक्ट करता है मतलब न्यूरल, आई मीन न्यूरॉन से, ब्रेन वाले पार्ट से। इसमें डायरेक्टली पूछेगा कि मेडुला से जो ऐसे नोड को इम्पल्स दे रहा है, तो इम्पल्स का जो ट्रांसफर होता है वो दो तरीके से होता है, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एक को बोलते हैं केमिकल इम्पल्स। तो यहाँ पे कौन सा वर्क करेगा, इलेक्ट्रिकल या केमिकल? केमिकल नहीं, इलेक्ट्रिकल। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जिसको बहुत ही जल्दी काम करना होगा। हम लोग के बॉडी में मैक्सिमम जो है केमिकल ही होता है, इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को कुछ सेंसेशन पता नहीं चलता। हम लोग देखते हैं कि चोट लग गया, ब्लीडिंग आ रहा है, अचानक से तुम्हारा खून क्यों निकल रहा है, ब्लीडिंग क्यों हो रहा है, तो पता नहीं कैसे चोट लगा, इस तरह का भी होता है। तो केमिकल का जो डिस्टर्बेंस है वो होता है, क्योंकि
तुम जान ही रहे होगे कि ये मान लो सिनेप्सिस है, तो नेक्स्ट जो डेंड्रॉन होता है उसके बीच में थोड़ा सा गैप होगा, तो यहाँ केमिकल के थ्रू पास करेगा, ये जान रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिकल में गैप नहीं होता है, डायरेक्टली वो कनेक्ट करता है। तो कुछ ही ऐसा पार्ट है जिसमें हार्ट का आता है पार्ट, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वहां पे, आई मीन इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस के थ्रू ऐसा होता है। तो ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन पूछेगा। पहले का मतलब क्वेश्चन बनाओगे 95 टू मतलब 2010 के पहले क्वेश्चन बनाओगे तो मिल सकता है, बट ये जो अभी भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो इस तरह का है कॉन्सेप्ट इसमें, ठीक है। दूसरा चीज है इसमें जो है ये वाल्व वाला याद रखना, ठीक है। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, तो बाइकस्पिड का दूसरा मैटेरियल वाल्व, वहां भी क्वेश्चन घुमाता है, ठीक है। मतलब बाइकस्पिड नॉर्मल सबको याद है, मैटेरियल नहीं याद रहता, तो मैटेरियल भी याद रखना। और दूसरा जो एक बार स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ चुका है, ये कॉर्डिया टेंडिनिया वाला, कॉर्डिया टेंडिनिया, ठीक है। ये कॉर्डिया टेंडिनिया का क्या काम है, तो ये सपोर्ट करके रखता है वाल्व को, क्योंकि वाल्व भी जो है प्रेशर से काम कर रहा है, बंद हो रहा है, ओपन हो रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, कहीं ना कहीं उसको सपोर्टिंग का जरूरत है, जो कि कॉर्डिया टेंडिनिया देता है। और ये कॉर्डिया टेंडिनिया किससे कनेक्ट है, तो कैपिलरी मसल्स जो हार्ट वॉल में नीचे में, आई मीन बेस ऑफ वेंट्रिकल रीजन बोल सकते हैं, वहां पे प्रेजेंट है। यही है मैकेनिज्म इसका, ठीक है। और इसमें कुछ जानना है तो पूछ सकते हो, डायरेक्टली क्वेश्चन कहाँ से आता नहीं आता है वो हम बता सकते हैं। पेसमेकर नेचुरली भी तो होता है ना? हाँ, तो फिर वो खराब हो जाता है क्या? हाँ, तो Yes. पेसमेकर अच्छा। खराब हो, हाँ तो होता है ना। देखो हार्ट का बहुत सारा सर्जरी है, बोलता है बाईपास हो रहा है, तो बाईपास का मतलब क्या होता है पता है? किसी पर्सन का अगर वेसल्स ब्लॉक कर गया है, वो ठीक नहीं हो रहा, तो वो ब्लॉकेज को काट के कहीं और का, बॉडी के ही कहीं और आर्टिफिशियल ब्लॉकेज, हाँ आर्टिफिशियल कहीं बॉडी का कहीं और ही पार्ट के वेसल्स को निकाल के वहां पे, तो वो बोलता है बाईपास सर्जरी होता है। कहीं कहीं होता है कि हार्ट का इंटरनल में वाल्व का सर्जरी होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। बहुत सारे पर्सन से जिसका वाल्व काम करना बंद कर देगा, तो उनके उस सर्जरी के बाद जो पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा वीक होने का डर रहता है, ठीक है ना। तो उनको बहुत ज्यादा रेस्ट वगैरह करने की जरूरत है। लेकिन ब्लॉकेज वगैरह में क्या है कि ज्यादा हम नहीं चल सकते वगैरह, उसमें कॉमन सा चीज कर सकते हैं, कुछ कुछ चीजें जो प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। लेकिन वाल्व का सर्जरी हो गया तो फिर उसमें दिक्कत हो जाता है, ज्यादा ही प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो इस तरह का है, हार्ट में है यही। क्वेश्चन जो है इसमें तुम्हारा एसे नोड एवी नोड जो बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कॉर्निया टेंडिनिया बता दिए, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो तुम्हारा प्लाज्मा प्रोटीन याद रखना, ठीक है। जो 3 टाइप का प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन। तीनों का फंक्शन बता सकते हो? ग्लोब्यूलिन क्या करता है? डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म, क्यों ऐसा? ग्लोबुलिन प्रोटीन है, डिफेंस मैकेनिज्म का करता है। मतलब प्रोटीन है तो क्या करेगा वो? प्रोटीन तो एल्ब्यूमिन भी है, एंटीबॉडी बनाता है। हाँ ये याद रखना, क्योंकि ये कनेक्ट करता है तुम्हारा इम्यून सिस्टम से, क्योंकि वहां पे भी हम लोग पढ़ते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन पढ़ते हैं। तो ग्लोबुलिन क्या है? एक ऐसा प्रोटीन जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो एंटीबॉडी क्या है? तो आर्मी ऑफ प्रोटीन, बहुत सारा ग्लोबुलिन प्रोटीन मिलके एक एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है, इसीलिए वो डिफेंस मैकेनिज्म करेगा। एल्ब्यूमिन का काम होता है ऑस्मोटिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस, एंड फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करता है? ब्लड क्लॉट, क्लॉटिंग। क्लॉटिंग में। चलो एक और प्रोटीन का नाम बता दो जो इनसाइड बॉडी ब्लड के क्लॉटिंग को क्या करेगा? वो प्रिवेंट करेगा। शायद हम क्लास में बताए हैं तुम लोग। कैस्केड प्रोटीन हैं? कैस्केड प्रोटीन। कैस्केड तो प्रोसेस होता है। कैस्केड तो प्रोसेस होता है, कैस्केड तो प्रोसेस। क्या पूछे आप क्वेश्चन? कि कौन ऐसा प्रोटीन है जो हमारे बॉडी के अंदर, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग मैकेनिज्म से प्रिवेंट करता है? क्योंकि हिपेरिन। हेपेरिन, हाँ, हेपेरिन। हेपेरिन, इसको याद रखना, क्योंकि हेपेरिन का कॉन्सेप्ट जो है इसमें नहीं दिया है, बट कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको मैच द कॉलम अच्छे से कर लो, क्योंकि मैच द कॉलम ही पूछता है, पहले ऑब्जेक्टिव में पूछता था, बट अब मैच द कॉलम दे देता है। ये तीनों प्रोटीन दे देगा और इसको बस अलग कर देगा, बोलेगा इसको सही कीजिए, ऑप्शन में रहेगा, इस तरह से तो क्वेश्चन। हेपेरिन तो बॉडी के बाहर भी हेल्प करता है ना, ब्लड कोagulation होने नहीं होने से। वो तो एक तरह का एंटी, ये भी है, एंटी एलर्जेंस भी है। बेसोफिल में जाके देखो लिखा है हिपेरिन, सेरोटोनिन वगैरह, उसी में एनसीईआरटी में ही लिखा है। और सर वो एक्सक्रीशन में भी था हेपेरिन वाला, वो जो आर्टिफिशियल किडनी वाला डायलिसिस वाला, वो तो हाँ ठीक है, वो डायलिसिस में तो काम करता है, डायलिसिस में तो होना ही चाहिए, ठीक है।
क्योंकि ब्लड है तो उसमें हेपेरिन होना ही चाहिए, नहीं तो फिर हेपेरिन बहुत कुछ काम करता है, इंफ्लामेटरी एंड एंटी एलर्जिक भी तो है वो केमिकल, तो कहीं ना कहीं वो सब में भी हेल्प करता है। तो जो भी है, जैसे बेसोफिल में दिया हुआ है कि हेपेरिन, तो क्वेश्चन मैक्सिमम 99% चांसेस है कि बेसोफिल का ही रिलेट करता है, लेकिन कभी कभार ऐसा पूछता है, वो ऑप्शन देखने से तुमको पता चल जाएगा, ठीक है, ये चीज होता है। और उसके बाद फिर ब्लड सेल्स में सब कुछ तो ठीक है, बट ब्लड सेल्स में तुम अगर डब्ल्यूबीसी जाते हो तो डब्ल्यूबीसी में 5 सेल है, ग्रैनुलो एंड ए ग्रैनुलो का जो टाइप है उसका परसेंटेज को याद करना, कौन कितना परसेंट है, कौन किसका क्या काम है, वो बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरा चीज है वहां का फिगर तुम जरूर याद रखें, क्योंकि अभी तक में एक बार फिगर से क्वेश्चन पूछ दिया है, डायरेक्टली वहां पे छाप देता है और पूछता है कि कौन कौन है, तो सीरीज में याद करके चल जा, जरूरत तुमको नहीं पड़ेगा और इधर उधर करने का, क्योंकि वहां पे जब क्वेश्चन पूछता है तो उतने सही तरीके से तुमको ये नहीं दिखेगा, क्या कहते हैं डब्ल्यूबीसी में कौन लॉब्यूल्स है, क्योंकि हर एक सेल्स का जो 5 सेल पढ़ते हैं, हर एक सेल में न्यूक्लियस का लॉब्यूलेटेड होता है, लॉब्यूलेटेड फॉर्म है, कोई ट्राई लॉब्यूल है, कोई 2 लोब है, कोई 1 लोब से ज्यादा है, कोई अलग अलग स्ट्रक्चर है। बट एनसीईआरटी में फिगर है, कलर फिगर है, बट वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट आने के कारण ना वो दिखता नहीं है सही से, तो सीरीज में याद कर लो कौन कौन क्या है, वही क्वेश्चन पूछता है वहां पे, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस समझ में आएगा ही नहीं, तो वहां से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। बाकी बात हार्ट का ये चीज है इम्पोर्टेंट। दूसरा इसमें एक क्वेश्चन है इराइथ्रोब्लास्टोसिस प्लेटलेट, वहां से क्वेश्चन पूछता है जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसमें वो सिंपल है कि अगर मतलब मेल पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और अगर उसका बेबी निगेटिव है तो उस दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, और रिएक्शन मतलब एक तरह का एंटीजन है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की तरह काम करता है ना, तो जो स्ट्रांग होगा, जो भी पर्सन स्ट्रांग होगा उसके अगेंस्ट बना लेगा क्या, एंटीबॉडी, और उस सेल को वो मारना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए अगर ये अगर उल्टा है, मान लो पॉजिटिव एंड निगेटिव के केस में जब आता है, तो इस केस में अब तो खैर नहीं होता है ऐसा, क्योंकि बहुत सारे इंजेक्शन है, उसके अगेंस्ट इंजेक्शन डाल दिया जाता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, तो वो मैच नहीं करेगा। देखो इसमें केस भी है, बहुत सारा केस में देखा गया है कि अगर किसी फीमेल के साथ ऐसा है तो फर्स्ट बेबी विल बी फाइन, मतलब वो जो है वो जन्म लेगा तो वो हेल्दी होगा, सब कुछ सही रहेगा, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, ठीक है। बट सेकेंड बेबी के बाद फिर उसका सर्वाइविंग थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर वो सर्वाइविंग कर भी लिया, अगर वो जन्म ले भी लिया, ठीक है, तो वो हो सकता है 10 साल 12 साल 15 साल के बाद वो ना रहे, उसका ग्रोथ डेवलपमेंट सब इफेक्ट हो जाता था इस केस में। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब इसके अगेंस्ट जो है वो इंजेक्शन वगैरह आता है, तो फिर हेल्दी है सब कुछ, क्योंकि उसके एंटीबॉडी को एक्ट ही नहीं करने देगा, तो कोई दिक्कत है नहीं। पहला वाला में इसलिए नहीं होता क्योंकि ब्लड का फ्यूजन होता है, एंटीजन पहचानता है, एंटीबॉडी बनाते बनाते बेबी मदर से अलग, ठीक है। अब और सबसे बड़ा एंटीबॉडी का क्या सबसे बड़ा खूबी है हमारे इम्यून सिस्टम का, मैक्सिमम केस में जो एंटीबॉडी एक बार बन गया वो मेमोरी सेल में जाकर स्टोर हो जाता है। अब नेक्स्ट टाइम वही चीज उसको मिलेगा तो पहले से बॉडी एंटीबॉडी बना, वो निकलना उसको बस अपना एक्शन स्टार्ट करना, तब तक वो रैपिडली कर लेता है, ठीक है। ये चीज होता था पहले, लेकिन अब ऐसा खत्म हो गया, अब कोई डरने का जरूरत नहीं होता है, लेकिन थोड़ा ना बहुत प्रॉब्लम होता है, इसमें डरने उड़ने का कोई बात है नहीं, ठीक है, बट ऐसा होता है। ऐसो प्लस एटलीस्ट से भी क्वेश्चन रहता है, वो इम्पोर्टेंट है। ब्लड ग्रुप से तो तुम लोग जान ही रहे हो, ब्लड ग्रुप में एंटीजन मतलब जिसका ब्लड ग्रुप होगा उसका एंटीजन उसमें होगा और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी रहेगा, मतलब ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीजन ए प्रेजेंट है बट एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है। हाँ, ये तो कॉमन है, क्वेश्चन पूछता है। हाँ, इसमें से क्वेश्चन कभी एंटीजन एंटीबॉडी को नहीं लेके पूछता है, क्योंकि ये क्वेश्चन स्किल से रिलेटेड है, मल्टीपल एलिल में भी पढ़े होगे तो वहां पे क्वेश्चन जरूर आता है ब्लड का, आइजन रिस्पॉन्सिबल है कैसे कैसे, वहां पे पढ़े होगा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों है। अभी तक में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है इस 10 साल के बीच में, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये सबको पता है। पॉजिटिव निगेटिव का यहाँ पे कोई केस नहीं बनता, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मैकेनिज्म में अगर तुम्हारा पूछता है तो ये एसए नोड एवी नोड, कार्डियक साइकिल कि कितना उसका सेकेंड वगैरह है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ब्लड सेल का फंक्शन एंड उसका परसेंटेज। बाकी बात इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, अभी तक में इतना ही क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। बाकी बात स्टेटमेंट वगैरह को लेके हार्मोन वगैरह कुछ कुछ है, मतलब हार्ट से भी हार्मोन निकलता है ताकि प्रेशर को मेंटेन कर पाए, एनएफ वगैरह जो है वो सब भी निकलता है, वो सब
तुम एक बार रीड करोगे तो हो जाएगा, बाकी इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। और इसके बाद का क्वेश्चन जो है हाँ, फिगर में तो ये बता रहे थे, इसको सीरीज में याद कर लोगे तो तुमको साइड से पता चल जाएगा, ठीक है। अब कोagulation ऑफ ब्लड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ कुछ फैक्टर्स देता है, ठीक है। ये कैस्केड प्रोसेस है। कैस्केड प्रोसेस क्यों बोलते हैं, बता सकते हो? कैस्केड प्रोटीन होता है, नंबर ऑफ एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन आता है कैस्केड प्रोटीन के अंदर। वो क्या करता है? 13 प्रोटीन ना सर, 13 कोagulation फैक्टर, वो फैक्टर है, वो अलग चीज है। क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग मैकेनिज्म क्लॉटिंग फैक्टर पे डिपेंड है, तो 13 फैक्टर है, बट वो अब नहीं पूछता, फैक्टर पहले पूछता, अब नहीं पूछता। क्लॉटिंग मैकेनिज्म मत एंजाइम का एक्शन याद रखो, काफी है। देखो कैस्केड प्रोसेस में क्या है ना कि हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ एंजाइम का फंक्शनिंग हो रहा है, वही होता है कैस्केड प्रोसेस, ठीक है। जैसे सपोज दैट मान लो कि इसी में देखो थ्रोम्बोकाइनेज बनता है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम होता है, इसका काम क्या है? प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करना, इसको एक्टिवेट किया, थ्रोम्बिन बनाया। थ्रोम्बिन। फिर ये थ्रोम्बिन किससे एक्ट करेगा? हाइड्रोजन पे। देखो यहाँ पे एक्शन हुआ, यहाँ पे भी एक्शन हो गया। तो ये जो प्रोसेस है इस तरह का रिलेट जो कर रहा है, क्योंकि थ्रोम्बोकाइनेज के लिए भी थ्रोम्बोप्लास्टिन का रिलीजिंग है, थ्रोम्बोप्लास्टिन के लिए भी जो है थ्रोम्बोसाइट एक्टिवेट होता है। मतलब हर एक स्टेप में देखो इस तरह का जो मैकेनिज्म है ना, उसी को कैस्केड प्रॉपर्टी या कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। इसलिए ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में से कैस्केड प्रोसेस में जाता है। कैस्केड प्रोटीन भी है, बट हर जगह यहाँ पे प्रोटीन काम नहीं आता है, ठीक है। और इसमें जैसे प्रोथ्रोम्बिन किससे बना है ये पूछ सकता है, तो आंसर बता दो। हेलो, विटामिन से, विटामिन के। कौन सा विटामिन के कहाँ पे बनता है? लीवर कहाँ में, पे? इसको याद रखना, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, ये लीवर में बनता है। और यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन है, इसमें घुमाएगा कैसे, हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन। थ्रोम्बोकाइन मतलब इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा किस मिनरल्स का काम आता है या किस इलेक्ट्रोलाइट? कैल्शियम का, Ca2+, ठीक है। और Ca2+ के लिए कौन सा बॉडी में ग्लैंड है जो इसके मतलब Ca2+ के लेवल को मेंटेन करता है? पैराथायराइड। पैराथायराइड, ये डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह से पूछा है। पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। कहीं कहीं पे थायराइड को ही बोल देता है कि एक और टाइप का हार्मोन जिसको कैल्सिटोनिन है, वही कैल्सिटोनिन पैराथायराइड हार्मोन भी बोलते हैं उसको। तो ये क्वेश्चन इस तरह से रिलेट करता है और क्वेश्चन किया हुआ भी है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन तुम देखोगे कि जो प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स का जो फंक्शनिंग होता है उसमें जो कैल्शियम का मेंटेन करता है, कौन करता है ब्लड में? तो पैराथायराइड हार्मोन, इस तरह से, ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि इसमें कि ब्लड प्लेटलेट्स में, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन का भी इंपॉर्टेंस है। क्यों है ऐसा? तो सामने है कि फाइब्रिनोजन जो है प्रोटीन वो किसका है? प्लाज्मा प्रोटीन का। तो वो भी कभी कभी इस तरह का स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है। और एसएसएस में इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि प्लेटलेट्स का जो काम है उसके लिए जो प्लाज्मा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन सा प्रोटीन होता है उसमें, इस तरह का क्वेश्चन इस सब में रहता है, सब टाइप में, ठीक है। उसके बाद इसमें तुम्हारा हार्ट वाले में, ह्यूमन में ईसीजी, हाँ ईसीजी है। एक और चीज है, इसको ध्यान रखना, ये ऑटो एक्साइटेबल जो है जनरेशन एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो उससे क्वेश्चन पूछता है। एवी नोड एसए नोड से पे डिपेंड है। उसमें एक डाटा है, देखो लिखा हुआ है, एसए नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट इज 70 to 75% पर मिनट, सॉरी परसेंट नहीं, 70 to 75 पर मिनट, ये चीज होता है, ठीक है। और इसी के कारण की वजह से ना हार्ट बीट होता है, मतलब वो जितना टाइम वो बस वही ये दोनों को रिलेट करता है कि इसी का अप्रॉक्स में जो होता है 72 अप्रॉक्स लिया गया, बट ऐसा संभव नहीं, प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है। प्रैक्टिकली हमेशा हार्ट बीट ज्यादा होगा। और उसमें भी अगर तुम फीमेल का केस की बात करोगे तो फीमेल बॉडी में ऑलरेडी हार्ट बीट ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू मेल। अगर मेल का 75 है तो फीमेल का 80 चला जाएगा, 78 चला जाएगा, इस तरह से होता है। क्योंकि फीमेल बॉडी में हार्मोनिंग का एक्शन है तो उसमें बहुत कुछ मैकेनिज्म
होता तो सेम है लेकिन कुछ डाटा वगैरह उसका चेंज हो जाएगा, ये सब चीज है, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है कि इसमें देखो लव एंड डब, तो डायरेक्टली क्वेश्चन इससे है कि लव जो होता है वो साउंड कम करता है, आई मीन लो साउंड करता है, डब हाई साउंड करता है। तो लव जो होता है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? ट्राइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बस ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड बाइकस्पिड। तो ओपन एंड क्लोज वहां लिखना पड़ेगा। और डब जो होता है वो किसके लिए, वो ज्यादा हार्ड साउंड है, ज्यादा जो सुनाई देता है वो सेमी लूनर वाल्व। डायरेक्टली वहां पे लिख सकते हो ओपन एंड क्लोज ऑफ सेमी लूनर वाल्व या क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वाल्व, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा है लव एंड डब का जो है, ठीक है। हाँ, इससे जो क्वेश्चन और बनता है जैसे प्रेशर से, एक बार प्रेशर क्वेश्चन पूछा था, बहुत पहले की बात है, मतलब सर 12-13 की बात है। तो उसमें डायरेक्टली पूछा था ब्लड प्रेशर, तो 120/80, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर पल्स प्रेशर क्या होता है? पल्स प्रेशर इज अ आर्टरियल वॉल। जो पल्स रेट बोलते हो वो आर्टरियल प्रेशर का बात करता है, हार्ट बीट प्रेशर सिस्टोल माइनस डायस्टोल प्रेशर होता है ना? हाँ उसमें वही होता है, बट वहां पे आर्टरी का प्रेशर ध्यान रखना। साइस्टोल माइनस डायस्टोल, सिस्टोल माइनस डायस्टोल, सिस्टोल में वही कॉन्ट्रैक्शन माइनस रिलैक्सेशन है, सिंपल है। तो वही सिस्टोल एंड डायस्टोल बोला गया उसको। तो यहाँ जैसे हार्ट ब्लड प्रेशर किसका तुम देखते हो, हार्ट से जो प्रेशर जनरेट होता है वही वॉल में दिखता है, ठीक है। लेकिन पल्स रेट जो देखते हैं, बोलते हैं पल्स रेट इज इक्वल टू हार्ट रेट, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो वहां पे जो प्रेशर है वो आर्टरी वॉल, आई मीन जो वेसल्स का प्रेशर है वहां पे वो मेजरिंग किया जाता है, इसलिए दोनों इक्वल होता है, क्योंकि जो हार्ट से प्रेशर जनरेट होता है वही वॉल में जा रहा है और वही वॉल का रेट भी होगा, ठीक है। पल्स रेट इज इक्वल टू हार्ट रेट, दोनों सेम है। इस तरह का क्वेश्चन जो बहुत कम है बेटा, ठीक है। सर पल्स प्रेशर 60 होता है शायद ना? हाँ पल्स रेट 60 नहीं होता जी, कौन बोला? पल्स प्रेशर 60 नहीं होता है? पल्स प्रेशर बोल रहे हो, उसके बारे में पता नहीं है कि उसका डाटा क्या है। 40 होता है 60/40, क्योंकि उसमें तो सिस्टोलिक डिस्टोलिक प्रेशर होगा ना जी। नहीं हमको डाटा का एग्जैक्टली याद नहीं है शायद। होता है सर, लेकिन देखे तो हाँ हो सकता है, क्योंकि हमको एग्जैक्टली वो क्योंकि 60-70 क्या होता है एग्जैक्टली याद नहीं, इसलिए हम अभी नहीं बता सकते, ठीक है। सर 40 में होता है, बोले तो याद नहीं है, नोट्स में 40 है। हो सकता है बट हमको ये डाटा अभी फिलहाल कंफर्म नहीं है, होता है बट कंफर्म नहीं है, ठीक है। इसीलिए अभी हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि गलत बताने से अच्छा है कि हम उसको एक बार देख के बताएंगे, ठीक है। और कुछ इसमें तो और हाँ, ईसीजी में इम्पोर्टेंट क्या है वो तुम्हारे सामने है, ग्राफ, ठीक है। और इससे क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्टली पूछता है PQRST जो है, P क्या होता है, QRS क्या है, T क्या है। तो सामने बोल्ड लेटर में है, इससे ज्यादा कभी नहीं पूछेगा, उसको एकदम एनसीईआरटी के बगल में लिख के उसको याद कर लो, वो क्वेश्चन पूछता है, इसमें वो क्वेश्चन रहता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, सिंपल है, डबल सर्कुलेशन 2 फेज में कंप्लीट होता है, एक सिस्टमैटिक एंड एक पल्मोनरी। तुमको नाम से ही पता चला पल्मोनरी, हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, ये पल्मोनरी, और बॉडी टू हार्ट एंड हार्ट टू बॉडी इज अ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन में जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट वहां से पूछ सकता है। दूसरा फिगर इंपॉर्टेंट है, और फिगर से क्वेश्चन एक बार आया हुआ भी है, जो कि तुम्हारा आर्टरी एंड वेन्स का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ल्यूमन से क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, ठीक है, ल्यूमन से क्वेश्चन आया हुआ, और इसमें क्वेश्चन वैसा नहीं आता है। हाँ, ये चीज याद कर लेना जो हम बताए कि हार्ट टू लंग्स जब जाता है तो डियोक्सिनेट लेके जाएगा तो पल्मोनरी आर्टरी, एंड ऑक्सीजन लेगा पल्मोनरी वेन, ठीक उल्टा होता है, ठीक है। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पहले BHU सब में पूछता था, हम लोग देखते थे उसमें क्वेश्चन बैंक वगैरह में, तो वो उस तरह का क्वेश्चन दिखता था, और प्रैक्टिस सेट में बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन दिखते थे, जो कि स्टेट्स में बहुत सारे स्टेट जैसे यूपी का, बिहार का, झारखंड का, इवन झारखंड में पूछा भी था एक बार कि ये वाला क्वेश्चन जो पता है कि हार्ट टू लंग्स में कौन सा जाता है, तो डायरेक्टली वहां पे नाम पूछा था। सर ये सब जो स्टेट लेवल एग्जाम है, हाँ इस सब में एनसीईआरटी के बाहर भी रहता है? हाँ, स्टेट निकालना बहुत इजी है जी, वो तो है, खत्म हो गया ना। हाँ वो खत्म, वही सबको टफ लगता था उस टाइम पे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट
स्पेशली बिहार एंड झारखंड एंड यूपी, ये तीनों, और राजस्थान में तो खैर हम लोग जा भी नहीं सकते, यूपी में ही नहीं जा सकते हैं। इवन मेडिकल में बस यही एक रूल खराब है कि जहाँ का डोमिसाइल है, जहाँ का रेसिडेंशियल बना है, तुम वहीं पे जा सकते हो, बस यही एक रूल खराब है। अगर तुम बाहर में फाइट करना थोड़ा मुश्किल है तो AIPMT के थ्रू जाता था उसमें। तो इसमें क्या होता था ना कि तुम 10 से 12 स्टेट का या फिर 10 से 12 ऑल इंडिया टेस्ट का क्वेश्चन 5 साल का बना लो, वहीं से रिपीट करता था, ठीक है। वो छापता था क्वेश्चन, उठा के छाप देता था, ठीक है। तो वो थोड़ा ज्यादा इजी होता था, लेकिन सर अभी BHU ये सब का एग्जाम है, ये सब में आउटसाइड NCERT रहता है? नहीं आउटसाइड कुछ नहीं रहता है, बस कॉन्सेप्ट बहुत डीप रहता है, बहुत कॉन्सेप्ट डीप रहेगा, ठीक है। आउटसाइड नहीं रहता है। 90% कॉन्सेप्ट वहीं से रहता है, NCERT से ही कनेक्ट करता है वो। 10% तो हम बार बार बोलते हैं कि NTA से हार्ड ही रहता है, NTA लेवल का हार्ड ही रहता है। NTA लेवल का थोड़ा हार्ड है, और सब एग्जाम, क्योंकि NTA फर्स्ट टाइम ले रहा है, और सब एग्जाम जैसे नेट वगैरह जो होता है PG के बाद, ठीक है, तो वो सब के टाइम, वो सब तो देख रहे हैं थोड़ा टफ है, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह मतलब पता चलता है तो उसमें दिखता है कि नहीं टफ है। बट NTA जो है ना, मेडिकल को लेके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये पूरी मतलब HRD एडवाइजरी दिया भी है इसको कि नहीं, आप NCERT से बाहर नहीं पूछ सकते, CBSE ही बोर्ड उसको फॉलो कर रहा है, तो इसलिए CBSE बोर्ड ने सिलेबस जनरेट किया है। क्योंकि CBSE का अगर सिलेबस में, क्योंकि सिलेबस से बाहर तो नहीं पूछ सकते आप, ये तो आप कोई भी एग्जाम है वो अपना सिलेबस जारी करता ही है, तो वहाँ साफ साफ लिखा है कि जो नीट CBSE लेती थी वही सेम टू सेम सिलेबस जो है वो NTA फॉलो करेगा इस केस में, मतलब मेडिकल के केस में, ठीक है। बाकी बात तो खैर नेट वगैरह गेट वगैरह तो खैर अलग लेवल का चीज है, वो PG UG के बाद जाता है, तो खैर उसमें अलग ही कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है। सर इस ईयर तो और टफ कर सकता है ना, क्योंकि इतना टाइम ज्यादा बढ़ा दिया है तो। सर क्वेश्चन तो सेट हो गया होगा ना? और इजी क्वेश्चन करने वाला है। हाँ ऐसा क्या? हाँ ऐसा, और इजी क्वेश्चन। और एक बार तुम लोग को हम एक चीज है, हाँ, इसमें जब इजी क्वेश्चन करता है ना तो थोड़ा सा डर बढ़ जाता है। अब क्या डर है बता देते हैं, और तुम लोग करना मत, ठीक है, थोड़ा फैक्ट बताते हैं। क्वेश्चन इजी रहेगा और कट ऑफ जाने वाला है पूरा ऊपर, पूरा मतलब अब कितना जाएगा सर, इतना पूरा छू ही गया है। 75 80 मान के चलो, 80 मान के चलो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन इजी रहेगा ना, तो मतलब नॉर्मल इंसान भी बैठेगा तो भाई बायो में 80 90 में 80 सही करके आएगा, और वही कट ऑफ भागने वाला है बस। हाँ एक चीज जरूर है, पिछले साल भी तो इतना ज्यादा चला गया, अब क्या जाएगा? 75 तो गया था पिछले बार ना, 75 या 74 गया था, उससे ज्यादा नहीं गया था। 575 हाँ 75 ही गया था, उससे ज्यादा नहीं गया था। तुम्हारा नीट में ये पता है 75 74 73 70 से प्लस ही रहता है, और हर एक हाँ जनरल कैटेगरी का चले जाओ तो प्लस ही रहता है, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। इवन OBC का इतना बढ़ गया है कि मतलब सोचते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि भाई पढ़ने वाला भी एक से एक है, ठीक है ना। OBC का जो कट ऑफ जाता था अभी 65 70 के बीच में रहता, पहले 60 में हो जाता था, 62 में हो जाता था, पहले हो जाता था, बट अब नहीं होता है। पहले 500 नंबर लाता था, हो जाता था, लेकिन अब 550 600 में तो OBC का। झारखंड में ऐसा, और सब स्टेट में तो सर हो ही जाता है। वेस्ट बंगाल में 505 पे हो गया था। वेस्ट बंगाल में हाँ, वहाँ का डोमिसाइल तो वो उसके थ्रू गया होगा, PMT के थ्रू नहीं गया होगा तब, सॉरी नीट के थ्रू नहीं गया, नीट के थ्रू गया था। नीट के थ्रू गया था, लेकिन नीट 2 रैंक देती है ना, एक रैंक स्टेट लेवल से गया होगा। हाँ वो है 575 जो आप बताए वो कौन सा लेवल का है? 575 तो तुम्हारा स्टेट लेवल का होगा, नीट में तो उपाय नहीं है बाबू, नीट में कोई उपाय नहीं। इतना नीट में जान के रखो कि 75 अगर आ रहा है, ठीक है, तो तुम्हारा सिलेक्शन है, तुमको सोचने का जरूरत नहीं है। भले रैंक तुम्हारा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं 70 72 ला के हम ले लेंगे, तो थोड़ा सा वो बोलते हैं ना गला पे तलवार रखा हुआ, उस तरह से हो जाता है। क्योंकि एंड टाइम पे कभी कभी ऐसा होता है में कि वो नहीं मिलता है। इवन मेरे फ्रेंड के साथ भी यही हुआ था, मतलब OBC रैंक उसका 68 था, और पूरे हिस्ट्री में मतलब 5 से 6 साल के हिस्ट्री में OBC में स्टेट में सबको 70 75 80 तक OBC का रैंकिंग गया, लेकिन उस बेचारे को 67 तक ब्लॉक, मतलब सारा सीट लॉक कर गया था, एक के कारण वो छूट गया। अभी वेटनरी डॉक्टर तो वो लोग रैंकिंग मतलब ईयर देख के भी करता है ना? नहीं, ऐसा नहीं है,
सर ये 60-70 क्या है, समझ नहीं आया। परसेंटेज है, 720 नंबर में 70% लाना होगा। ठीक है, क्या है? हाँ तो परसेंटेज है एक्चुअली। क्या आप परसेंटाइल कर दिया, परसेंटाइल मतलब समझते हो? सर 75% तब तो ठीक ही है, 520 530 तक जाएगा देख या लो 540 तक जाएगा। हाँ 540 तक जाता है। 70 में 75 मान के लो, 600 से 600 नंबर लाओगे तो 75 600 नहीं होगा सर। 75 में कम कितना होगा ये देख लो। जो भी हो अपना देख लो, 75 के अप्रॉक्स लाओगे तो कॉलेज तुम्हारा कहीं जाने वाला नहीं है। भले कॉलेज हमको दूर मिले बट मिल जाएगा, जरूर तक मेडिकल कॉलेज तुमको मिल जाएगा। डिपेंड करता है, देखो अब। हाँ 540। हाँ, अब जैसे मान लो हम तो एक एडवाइस जरूर देंगे, क्योंकि अब फॉर्म भर चुके हो तो जो बिहार का डोमिसाइल है ना, वो बिहार ही यूज करना, क्योंकि बिहार में बेनिफिट बहुत है। ओबीसी जनरल एनएसटी को, एसटी को नहीं है। ठीक है, एसटी को यहाँ पे है, मतलब झारखंड में उसका बहुत ज्यादा है, 27 तो सर 25। ऑल इंडिया कोटा से भी चल जाएगा, उसका कहाँ ज्यादा रहता है? नहीं नहीं नहीं, 7.5% ही देता है ना, कितना जाएगा? अरे बहुत सारा कुछ है, मतलब देखो कुछ कुछ बेनिफिट है तो कुछ हार्म भी है। मतलब देखो जो सर भी वेटनरी डॉक्टर क्या, मतलब उसके क्या स्कोप रहता है वेटनरी डॉक्टर का? अरे जानवर वेटनरी का उसका डॉक्टर। खराबी क्या? जानवर का डॉक्टर। हाँ मतलब खराबी क्या और अच्छाई क्या उसमें? वेटरनरी कोई डॉक्टर खराबी नहीं है, डॉक्टर नहीं होता है। कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छा वेटरनरी है। डॉक्टर डॉक्टर नहीं होता है। कोई एक बात देखिए बता देते, सर सुनो। देखो क्या डिफरेंस है ना, डिफरेंस क्या बताते हैं तो एमबीबीएस में क्या होता है कि एमबीबीएस के बाद तुम पीजी करोगे, तब तुम एक अच्छा डॉक्टर तुम कहलाओगे, नहीं तो तुम्हारा वैल्यू कुछ नहीं है, क्लीन है। ठीक है, तो और बट पीजी का भी तो सीट्स आधा है। इसका हाँ, पीजी का सीट बहुत कम है, और बिना पीजी के तुम अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि आज के डेट में आदमी पैसा फेंकता है मेडिकल फील्ड में, तो भाई उसको स्पेशलाइजेशन चाहिए, नहीं तो तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अगर तुम वेटनरी 4.5 साल कर लोगे तो तुम्हारा वैल्यू बहुत है। एक तो गवर्नमेंट जॉब है उसका, एमबीबीएस में भी है जॉब, ऐसा नहीं एमबीबीएस में नहीं है, लेकिन तुम अच्छे जगह नहीं जा पाओगे। जैसे एमबीबीएस में क्या है कि अगर तुम 4.5 साल पढ़ के कंप्लीट करके इंटर्न करके तुम निकले हो तो तुम्हारा कहीं पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, और 70-75 हजार के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम इससे एक्सीड होना चाहते हो तो स्पेशलाइजेशन चाहिए। अगर तुमको स्पेशलाइजेशन हो, किसी चीज का स्पेशलिस्ट बन गया, तो तुमको एमओ के तौर पे देगा मेडिकल ऑफिसर, और उसमें सैलरी 90+ चला जाता है, तो सैलरी का भी खेल रहा है यहाँ पे। ठीक है, वेटनरी में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वेटनरी में तुम आराम से तुम 4.5 साल करो, जॉब लो, दोनों का सेम वैल्यू है, जो एमबीबीएस का वैल्यू है वही वेटनरी का, सब कुछ सेम है। बट एमबीबीएस में क्या है कि तुम सामने रहोगे, तुमको जानेगा पब्लिक, तुम पैसा बहुत कमा सकते हो। लेकिन वेटनरी में क्या, उसमें भी पैसा बहुत है, लेकिन तुमको जानेगा लिमिटेड, जानवर वाला ही आदमी तुमको जानेगा, आई मीन जिसके पास है ऐसा, या फिर तुम गांव देहात में तुमको बहुत ज्यादा, और उसमें बहुत पैसा जी, वेटनरी में बहुत पैसा है। ठीक है, वेटनरी का चलता है सर? अरे क्या तुम बात करता है, तुमको पता है फॉरेन में इसका पैकेजिंग होता है। तो वेटरनरी तुम डॉक्टर व्हाइट कोट नहीं पहनता है। हाँ वेटनरी में व्हाइट सब कोट, ठीक नहीं है, सब ठीक नहीं है। देखो देखो वो चीज नहीं है, तो ऐसा नहीं कि वेटनरी व्हाइट का कोट। क्या रहता है इसमें? पे वेटनरी स्केल में क्या रहता है इसमें? पे स्केल में सेम, एमबीबीएस और वेटनरी सेम, सेम तो पे स्केल, सेम वैल्यू, सेम सब कुछ ये सेम। जैसे ये अपना प्राइवेट भी खोल लेता है तो उसका वो भी खोल प्राइवेट सकता खोलता है, चलता है? खोल सकता हाँ खोलता है क्या, अरे मेरे घर में है वेटनरी खोल डॉक्टर तो है, लेगा, चलेगा? काहे नहीं चलेगा? अच्छा कुत्ता नहीं पालता आदमी? जानवर वाला जगह में खोलेंगे। कुत्ता नहीं पालता आदमी? कितना अरे पालता धनबाद होगा में है, ऐसा? तो कितना लोग पालेगा? बहुत पालता है जी। अच्छा तुम सोचो, मतलब हम लोग जाते हैं ना, मतलब जहाँ पे बहुत सारा खटाल समझता है ना, धनबाद में हाँ खटाल ही बोलता है। सोचो एक मान लो एक खटाल में 90 भैंस है, 100 भैंस है, तो सोचो उसको ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा, साला पैसा तो रख नहीं पाएगा। बहुत पैसा है इसमें। वेटनरी बुरा चीज नहीं है, हम इस चीज को बुरा इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि मेरे घर में है और हम देखते हैं उन लोग को, उन लोग का लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छा, बस वही है वो लोग सामने नहीं रहते हैं, वो लोग फ्रंट नहीं रहते। जैसे एमबीबीएस लोग चमकता है कि हाँ ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ऐसा कुछ उन लोग में ये चीज नहीं है, बट वो लोग का भी इनकम बहुत है। ठीक है, तुम एक बार जाओगे तो कहीं भी तुम एक बार कॉल पे जाओगे तो मिनिमम 1000 से 1200 तुम लेके आओगे एक कॉल में, मतलब एक घंटा में तो इतना तुम कमा लोगे। लेकिन एमबीबीएस में क्या है कि तुमको भाई पीजी करो, पीजी के बाद फिर तुमको बनाने में टाइम लगेगा, तुम बनोगे फिर तुम्हारा अपना स्टार्ट होगा।
तो थोड़ा सा उसमें क्या है, थोड़ा सा लगता नहीं रॉयल लाइफ जी रहे हैं एमबीबीएस में। वेटनरी में भी सेम है, बट वेटनरी वो सामने फ्रंट पे नहीं आता, उसमें बहुत है। अगर वेटनरी तुम लेके अगर तुम किसी रिजर्व में चले गए या जू वगैरह में चले गए, तो उसका सैलरी का पैकेज गवर्नमेंट एक्स्ट्रा देती है। ऊपर से इंडिया में वेटनरी का वैल्यू नहीं है, बाहर वेटरनरी को जाओ, बैठा रहता है क्या? नहीं कोई नहीं। वेटनरी में इतना, देखो वेटनरी में बैठा इसलिए नहीं रहता है कि जैसे 50 हर एक साल निकल रहा है, ठीक है, उसमें जाता बहुत कम कोई है और वैकेंसी पूरा है। इवन झारखंड में भी है 400 सीट का वैकेंसी निकलने वाला है, और वो परमानेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, लेकिन एमबीबीएस में कॉन्ट्रेक्चुअल है। गवर्नमेंट हाँ गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट में, हाँ गवर्नमेंट में भी गवर्नमेंट सेक्टर तो बढ़िया ही होगा। गवर्नमेंट है, वैल्यू कुछ कम नहीं है। बस वही चीज है कि तुम अगर एमबीबीएस रहोगे तो तुमको 100 आदमी जानेगा, बस यही चीज है। टाउन में तुम फेमस हो सकते हो, लेकिन वेटनरी में क्या है कि तुमको लिमिटेड ही आदमी जानेगा, जिसको जरूरत है तुम्हारा वही जानेगा, सिंपल है। और बहुत सारा मतलब वेटनरी फील्ड में पशुपालन विभाग को बहुत सारा फंड मिलता है, बहुत सारा फंड, गाय बेचो, वैक्सीन बेचो, सब कुछ। और मजेदार बात पता है क्या है, एमबीबीएस एंड वेटनरी का पढ़ाई सेम है, बस डोजेज अलग अलग होता है, ठीक है। अगर तुम मतलब किसी भी आदमी को 500 mg का खिला रहे हो, तो तुम जानवर को 1000 mg का खिलाओगे, बट दवाई दोनों सेम रहता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट नॉलेज सबका सेम रहता है, और ठीक है। बस बीडीएस में थोड़ा सर? बीडीएस में भी बहुत स्कोप है, और बीडीएस जो नहीं लेता है वो बेवकूफ है, एक मतलब वो बेवकूफी करता है, यस सर। लेना चाहिए, हाँ मेरा वो ही उसको हुआ लेना था। चाहिए, हाँ तो उसको बीडीएस लेना में क्या चाहिए। होता है? दांत रहे, दांत के बारे में 4 साल पड़ेगी, और क्या जिससे गुस्सा है दांत उखाड़ दो, खत्म कहानी, और क्या। तो वो भी अच्छा है, उसका और भी पैसा मिलेगा। उसका भी पैसा मिलेगा, ठीक है। और इवन बीडीएस में मतलब बीडीएस डॉक्टर भी है हमारे फैमिली में, तो उन मतलब उन लोग को देखते हैं, तो जो भी है अच्छा है, मतलब सब कुछ है, मतलब गवर्नमेंट जॉब है तुम्हारा। इवन की अगर पीजी वगैरह कर लेते हो ना, तो डायरेक्टली तुम्हारा हॉस्पिटल में हो जाएगा, जैसे पीएमसीएच वगैरह सब में हो जाता है, ठीक है। सब जगह खाली है बीडीएस का। तो वैकेंसी के मामले में बिहार बहुत अच्छा है। झारखंड थोड़ा लेट लतीफ है, ये लेट से निकालता है, बट बिहार में तो मतलब जरूरत पड़ता है। और वो मेडिकल कॉलेज खोले जा रहा है भाई, उसको प्रोफेसर चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, तो तो वो सब बीडीएस के लिए कितना मार्क्स लगेगा? बीडीएस के लिए कुछ कम कर लो, और क्या, मतलब अगर 75 में है तो तुम्हारा 5-7% कम कर लो, 5-7% भी बहुत होता है, ठीक है। तो उस हिसाब हजारीबाग देखो, गवर्नमेंट डेंटल मेडिकल कॉलेज में मेरा पिछले साल हुआ था, अरे तो तो उसमें वो गवर्नमेंट थोड़े है, उसमें सर लिखा रहता है गवर्नमेंट का। प्राइवेट है वो जी। तुम जाओ उसमें, उससे है, उसमें भी है। मेरे फैमिली में एक थी, वो पढ़ी थी वहां पे, पता नहीं अभी 2-3 साल का क्या अपडेट है नहीं पता, लेकिन वो वहीं से की थी। दो तो सर है, एक सेमी गवर्नमेंट है गढ़वा ना? में। हैं? सेमी नहीं सर, वो गवर्नमेंट होगा या तो सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट सेमी में तो गवर्नमेंट गढ़वा होगा, है। प्राइवेट में तो गढ़वा है, हैदराबाद सेमी गवर्नमेंट होगा, तो उसमें पैसा लगता है जी, 1 लाख 1.25 लाख शायद लगता है साल का, 1-1.25 लाख रुपया। तो वो सब वो अफोर्डेबल है कि तुम 1-1.25 लाख दे सकते हो, कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। वो सब कॉलेज खराब है, मतलब अच्छा नहीं है। अच्छा है, अच्छा, खराब क्या है, डिग्री दे रहा है, काफी नहीं है, तो ठीक है। झारखंड में आयुर्वेदिक का गवर्नमेंट है? नहीं, आयुर्वेदिक का आयुर्वेदिक नहीं, होम्योपैथिक का। होम्योपैथिक, हाँ है, 2 जगह है। एक गढ़वा में, हाँ, गोड्डा में, ठीक है, गोड्डा उसका में तो भी है। मार्क्स शायद सर बहुत उसके कम लिए भी होगा। मार्क्स कितना? उसको जेसीसी से लेगा। नहीं, उसका भी 5 नहीं, नहीं सर, सेम थोड़ा नीट से पढ़ाई करने लिएगा। के लिए बोलते नहीं नहीं, उसका सिलेक्शन शायद नीट ले लिया, क्या नीट नहीं लिया है? हैं। हाँ, नीट तो 2 ही था। नीट नहीं से नहीं, ही नीट होता है। नहीं। नीट ले लिया है सर, लास्ट ईयर नीट से से ही ले होता है, लिया है। पिछले साल से देखें। अच्छा, पिछले, हाँ तो हो सकता है, तो पहले उसमें तो कितना झारखंड, चाहिए? उसमें तो खैर नहीं मिल रहा है, तो ले लो, उसको क्या दिक्कत है, जाता बहुत कम 300। तो है, ठीक है। मतलब उसमें तुम कट ऑफ जो जैसे बोलता है ना कि ओबीसी एससी 40% कट ऑफ रखता है, और 50 रखता है जनरल, तो 50 क्रॉस कर ले लो, ठीक है। एमबीबीएस, करीबन 350 तक होगा उसका। हाँ 350-400 मार्क्स लॉगे हो जाएगा आराम से। होम्योपैथ वगैरह अच्छा है, बट वही है कि उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है इनकम बस। कम है। हाँ उसमें टेंशन कम है, प्रॉब्लम भी यही है कि उसका जॉब वगैरह जो है, थोड़ा गवर्नमेंट जो जॉब है वो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल क्या, बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसका प्राइवेट प्रैक्टिस बहुत है,
प्राइवेट प्रैक्टिस भी उसका अच्छा होता है, ठीक है। क्योंकि उसमें देखो एक्चुअली क्या है कि होम्योपैथ में ना तुमको अगर बीमारी पता चल गया ना तो होम्योपैथ से अच्छा इलाज कहीं नहीं होता है। ये और एलोपैथिक सब में क्या अपना है अपना कि बोलता है सर। हाँ अपना अपना, आयुर्वेदिक हाँ अपना बोलता है, एलोपैथिक अपना बोलता है। देखो आयुर्वेदिक में क्या, आयुर्वेदिक कभी भी घाटा नहीं करता है, कभी भी उसका दवाई घाटा नहीं करेगा। अगर तुमको फायदा नहीं कर रहा है तो घाटा नहीं करेगा, क्योंकि वो नेचुरल चीज से बना, नेचुरल चीज अगर बॉडी में जाएगा तो जल्दी हार्म नहीं करता है। आयुर्वेदिक में ये चीज है। होम्योपैथिक में क्या है कि अगर डॉक्टर उसको पहचान लिया दवाई को, मतलब डिजीज को, तो वो दवाई दे देगा। और एलोपैथिक में क्या है कि एक ही डिजीज को बहुत तरीके से ठीक करने का टेक्निक इसमें पता चल जाता है। अब सोचो ना कि मतलब क्योंकि ऑप्शन बहुत है, एमबीबीएस में आसान इसलिए होता है क्योंकि ऑप्शन बहुत है। चलो ई पैरासिटामोल अगर मान लो नहीं सूट कर रहा तो निमोस्लाइड दे देगा, निमोस्लाइड सूट नहीं कर रहा था नाइस दे देता था, मतलब बहुत सारा मतलब ऑप्शन आ जाता है एमबीबीएस में, इसीलिए। और हाँ एमबीबीएस क्या है कि हाँ एमबीबीएस क्या है कि हम लोग पब्लिक से मिलते जुलते रहते हैं, तो बातचीत बहुत तरह का चीज होता है। मेडिकल फील्ड में रिस्क भी है तो रॉयल लाइफ भी है उसका, क्योंकि मेहनत है तो सर जहाँ अगर मेहनत है फर्स्ट अटेम्प्ट में होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में देखो हम एक ही चीज जानते हैं, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना तो उससे अच्छा तुम वेटनरी चल जाओ, उससे अच्छा एग्रीकल्चर चल जाओ, ठीक है। सर, एग्रीकल्चर का क्या स्कोप रहता है? बहुत स्कोप है जी एग्रीकल्चर में, पता है बैंक में तुमको प्रेफरेंस मिल जाएगा, एग्रीकल्चर ऑफिसर का जरूरत पड़ता है। और एग्रीकल्चर ऑफिसर अगर तुम जेपीएससी से निकाल के चला गया ना तो वो रैंक बहुत ऊपर हो गया। तो और अगर एग्रीकल्चर के तुम लिए अलग से ना सर एंट्रेंस देना पड़ता है आईसीआर करके। नहीं नहीं नहीं, आईसीआर तो ऑल इंडिया हो गया, जेसीसी निकालती है उसका अपना, जो कि रांची में एक कॉलेज है उसमें 50 सीट है, 50 सीट है, ठीक रांची है। में तो बहुत सारा कॉलेज है एग्रीकल्चर का। रांची में एक ही कॉलेज है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। उसकी वो तो यूनिवर्सिटी, उसके अंदर भी शायद बहुत सारा कॉलेज है। उसमें हम बता देते हैं, उसमें 4 कॉलेज है, एक फॉरेस्ट्री का कॉलेज है, एक एग्रीकल्चर कॉलेज है, उसी यूनिवर्सिटी के अंदर में वेटनरी भी आता है, उसी यूनिवर्सिटी के अंदर में फिशरीज भी आता है, उसी यूनिवर्सिटी के अंदर में डेयरी मैनेजमेंट भी आता है। तो 5, उसके अलावा बायोटेक का भी स्कोप है वहाँ पे। तो तो वेटनरी का सर कट ऑफ क्या रहता होगा? वेटनरी का कट ऑफ रहता है, उसमें अच्छा कट ऑफ रहता है, ठीक है ना। उसमें कट ऑफ मान लो अगर तुम्हारा एमबीबीएस नहीं हो रहा है तो या तो बीडीएस या तो वेटनरी, ये हो गया। क्योंकि ऑप्शन में देखो पहला आदमी क्या रखता है, पहला एमबीबीएस रखता है, उसके बाद वेटनरी, उसके बाद बीडीएस लेता है, उसके बाद एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, देन फिर फीस साल 2 साल से स्टार्ट किया उसको, ठीक है। तो वो वही रांची में ही उसका कॉलेज दिया है। डेयरी मैनेजमेंट भी अच्छा है, दूध बनाते जाओ पीते जाओ खाते जाओ बस, उसमें भी अच्छा स्कोप है। अभी तो तो लेने में अच्छा रहेगा, 5 साल बाद क्या इम्पैक्ट हुआ वो तो देखना है। नहीं इम्पैक्ट तो सारे जितना भी तुमको बताया ना, होम्योपैथिक में थोड़ा डाउट है, क्योंकि होम्योपैथिक का थोड़ा उतना इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि मेरा कुछ कुछ है फ्रेंड लोग, वो लोग पढ़ता है, वो लोग डायरेक्टली एक ही बात बोलता है कि मतलब वो लोग 2-3 साल प्रिपरेशन किया नहीं हुआ बेचारा, तो फिर चलो ले लेते हैं, कुछ भी तो होगा टेक्निकल, कुछ भी तो होगा, तो वही चीज कर रहा है और कुछ बात नहीं। लेकिन मतलब अगर नहीं मिल रहा है एमबीबीएस, बीडीएस मिल रहा है या फिर हमको वेटनरी मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से वेटनरी बेस्ट है या बीडीएस बेस्ट है। अगर वो चीज नहीं हो रहा है तो एग्रीकल्चर ले लो, और देन फिर फॉरेस्ट्री जाओ, और उसके बाद में एग्रीकल्चर का कट ऑफ भी हाई रहता है। नहीं नहीं उसका नॉर्मल रहता है कट ऑफ। देखो एक्चुअली एग्रीकल्चर का बहुत डिमांड है, हम लोग को पता नहीं चलता है। इवन हम खुद एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़े हैं 1 साल, मेरा 13 में सिलेक्शन हुआ था, तो हम उसको छोड़ के आ गए थे, मतलब 13 से 14 पढ़े थे हम वहाँ, ठीक है। तो उसमें बहुत स्कोप है, जो भी मेरे बैच का था सबका जॉब लग गया। इवन मेरी एक सीनियर थी, मतलब हमारे साथ ही थी, तो वो उसके पहले ही चल गई थी आईसीआर निकाल के, अभी वो जमुई में एग्रीकल्चर अफसर है। तो वो मतलब उससे मेरा अच्छा था, मतलब साथ में तैयारी वारी करते थे, तो बात बात होता था, तो वो हमको बोलते थे, बोली भी थी कि मत छोड़ो तुम, बट हमको कभी प्लान प्लान समझ में ही नहीं आता था, तो हमको अजीब लगता था, इसलिए हम छोड़ दिए, ठीक है। तो वहाँ का स्कोप देखते हैं, एग्रीकल्चर का भी बेस्ट है, वेटनरी का तो खैर बेस्ट बेस्ट है। अगर तुमको सरकारी जॉब नहीं भी मिला तो उसमें इतना ज्यादा पैसा है ना कि तुम आराम से पर मंथ प्राइवेट भी काम करके तुम 80-90 हजार कमा सकते हो, ठीक है। लेकिन प्राइवेट ठीक है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट 99% केस में गवर्नमेंट जॉब उसमें मिल जाता है, ठीक है। और इवन की झारखंड से ज्यादा स्थिति अच्छा बिहार का है, ठीक है। बिहार में तो कंफर्म है 110% वहाँ पे वैकेंसी निकालते रहता है, वहाँ पे झारखंड में थोड़ा लेट तक झारखंड का मिलता जो है।
झारखंड से जो निकलता है वेटनरी का, उसमें कट ऑफ क्या रहता है? कट ऑफ देखो, पहले जो था जेसीसी से होता था, अभी इस साल से शायद इंक्लूड कर दिया वेटनरी का, तो आइडिया नहीं है, बट पता करते हैं हम एक बार। नहीं, जेसीसी से भी होता है। हाँ, जेसीएससी से होता है, तो जेसीएससी में अगर होता है ना तो जेसीएससी से रैंकिंग वाले को देगा। अगला 70-80 रैंक तक लाओगे तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, 70-80 रैंक तक जाओगे तभी वेटनरी मिलेगा, नहीं तो फिर एग्रीकल्चर मिलता है, फिर फॉरेस्ट्री मिलता है, तो डिपेंड करता है। अभी कोई कोई है कि वेटनरी को छोड़ के, बहुत सारी लड़की लोग क्या है कि वेटनरी को उतना प्रेफरेंस नहीं देके एग्रीकल्चर चली जाती है। कुछ बॉयज लोग है कि एग्रीकल्चर ना छोड़ के फॉरेस्ट्री चला जाता है। तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। बाकी बात, अगर तुम मतलब मेरा कुछ एक्सपीरियंस अगर तुम पूछोगे तो वेटनरी बेस्ट है, उसके बाद फिर एग्रीकल्चर है। ठीक है, बाकी बात एमबीबीएस के, सॉरी मेडिकल केस में, तो अगर नहीं मिल रहा है किसी को एमबीबीएस तो बीडीएस ले लेना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीडीएस भी, क्योंकि बहुत कोई छोड़ता है तो कहीं ना कहीं बेवकूफी करता है। क्योंकि जरूरी नहीं कि तुम्हारा अगले साल एमबीबीएस वही जगह होता है, एक एडमिशन ले लो फिर अपना प्रिपरेशन करो, कितना टाइम लॉस करोगे, ये चीज होने लगता है। ठीक है ना। और मतलब मेडिकल में सबसे स्टार्टिंग की बात करो, ज्यादा नहीं, 8-9 साल पहले की बात करो, 7-8 लाख 9 लाख फॉर्म जाता था, लेकिन अभी 17 लाख 18 लाख जाता है। कुछ मतलब नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना कम हो गया परसेंटेज, तो उस हिसाब से चाहिए भी। तो मेहनत जो है सो है, मतलब इसमें हम मतलब तुमको एक एनालिटिकल मतलब फिगर बता रहे हैं, इसमें डरना वरना नहीं है कि हाँ इतना होगा इतना होगा, क्योंकि 60-70% स्टूडेंट सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि वो डर जाता है, पैनिक हो जाता है, रूम में बैठेगा पैनिक हो गया, भाई हम साल भर ड्रॉप कर लिए, ये बार नहीं होगा तो क्या बोलेगा घर वाला, ये वो दिस दैट पूरा सोचता है, मतलब पूरा बर्बाद। 60%-70% स्टूडेंट का यही होता है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा मतलब इस चीज को लेके झेले हुए हैं। ठीक है ना, तो होता है इस तरह का प्रेशर, तो वो चीज नहीं लेना चाहिए। तो वो चीज तुमको बार बार उस चीज के वो प्रेशर से, जिसको पीयर प्रेशर बोलते हैं, उस चीज को ओवरकम करना पड़ता है। तो वो चीज कर सकते हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके लिए कोई इशू नहीं है, वो करना भी चाहिए। ठीक है ना। और एक चीज है, एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो तुम्हारा देखो कि कॉन्सेप्ट, सॉरी कौन सा सब्जेक्ट तुमको कॉन्फिडेंट बढ़ाता है, वो सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ो। क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है तो हम अभी उस टॉपिक को पढ़ेंगे, उस चैप्टर को पढ़ेंगे जो मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, हो सकता है 10%, 20%, 30% ये नहीं कंप्लीट है, तो उसको भी कंप्लीट करो। लेकिन जैसे जैसे आने लगेगा तो उस चैप्टर से दूर रहना जो तुमको डर आता है, क्योंकि डरोगे क्वेश्चन नहीं बनेगा, कॉन्फिडेंस सीधा डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज होता है। ठीक है, तो ये सब चीज करना। और एग्जामिनेशन में बैठोगे तो हम बार बार बोलते हैं, एग्जामिनेशन में जैसे ही बैठोगे सबसे पहला टारगेट ये रहना चाहिए कि तुमको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है बनाने में, सबसे पहले वो तुम उठाओ, चाहे उसमें बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो। अब ऐसा नहीं कि हम साल भर हमको बायोलॉजी अच्छा लगा शुरू में बनाने में, अभी हम केमिस्ट्री कर ले, क्योंकि केमिस्ट्री या फिजिक्स करने के चक्कर में अगर 2-3 कंफ्यूजन हो गया तो वहां पे भी कॉन्फिडेंस पूरा डाउन। अगर तुमको अच्छा लग रहा है केमिस्ट्री, स्टार्ट करो केमिस्ट्री, अच्छा लग रहा है फिजिक्स, स्टार्ट करो फिजिक्स से, अगर बायो अच्छा लग रहा है तो बायो से स्टार्ट करो, ताकि अगर 1-2 कंफ्यूजन भी होगा तो तुम्हारा क्या माइंड सेटअप है, चलो मेरा कॉन्फिडेंट है 1-2 नहीं बना, फिर बनेगा, और जब बनने लगेगा तो और कॉन्फिडेंट आना स्टार्ट हो जाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। इस तरह का बहुत कुछ है, प्रिकॉशन लेना चाहिए। दूसरा चीज है कि एग्जामिनेशन जैसे जैसे आता जाता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले क्वेश्चन वगैरह डिस्कस नहीं करा करो, क्योंकि होता क्या है ना, अभी जितना क्वेश्चन करना है कर लेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन के आते आते क्वेश्चन डिस्कस करोगे तो देखो स्टूडेंट का एक नेचर है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन है वो नहीं बता पाएगा तो हम उसको बताएंगे। तो ये सब चीज जिस स्टूडेंट में आ गया ना तो तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस डाउन कर देगा, और ये होता है, बहुत जगह होता है। ठीक है, बहुत सर कुछ अगर ट्रेन में इसी ईयर ड्रॉप करेंगे तो वो बाकी जो बचा हुआ मंथ्स है, लाइक 11 मंथ्स ही है, तो उसमें हो पाएगा 11-12 का पोर्शन? आराम से होगा, क्यों नहीं होगा, 11th और 12 दोनों हो जाएगा। आराम से होता है, करने वाला करता है तो करना पड़ेगा, होता क्या करना पड़ेगा, करने वाला बोले तो करने वाला करता है। ठीक है, अब देखो जैसे एक और प्रेशर क्या होता है, कभी कभी हम जाते हैं ट्रेन से, और कभी क्या हमेशा ट्रेन से ही जाते हैं, तो क्या होता है कि ट्रेन में कुछ लोग होता है मोटा मोटा बुक निकाल के सामने बैठ जाएगा, पढ़ रहा है, अरे भाई साल भर कुछ नहीं पढ़ा, अभी पढ़ा, वो देख के और टेंशन होता है। ये सब बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो ये सब ये ऊपर से क्या है, कुछ कुछ गार्जियन देखो वो पढ़ रहा है तुम भी पढ़ो निकाल के ले, ये सब भी चीज होता है, तो वो सब चीज थोड़ा सा बचना चाहिए, जो होता है वो बता रहे हैं। ठीक है ना। अब सेंटर पे जाके तो और एक से एक। ठीक है, दूसरा चीज क्या होगा कि सेंटर से निकलो, चुपचाप से घर आओ, आराम से रिलैक्स रिलैक्स हो, आराम से दूसरे दिन पेपर देखो, तुरंत मत पेपर देखो। कुछ कुछ फ्रेंड सर्कल में क्या होता है कि अरे तुम कौन कौन सा बनाया, कितना अटेम्प्ट लिया,
अरे ये नंबर का तो ये क्वेश्चन होगा, ये आंसर होगा, ये सब चीज और मतलब चीज खराब करता है, वो चीज नहीं होना चाहिए। तो वो सब सेंटर चीज पर से तो हमें, सर गमछी बिछा के पढ़ने बैठ जाता है, देखते हैं। तो वही चीज तो डर है ना, वही चीज आदमी को प्रेशर में डालता है, और गार्जियन को तो और प्रेशर में। जिससे खासकर गार्जियन में अगर मम्मी पापा गए तो हम मतलब गए तो अरे वो पढ़ रहा है तुम भी पढ़ो। अब मैक्सिमम देखोगे कि ये चीज हमेशा होता है कि बैठ के निकाल के पढ़ रहे हैं। अरे भाई एग्जाम है 2 घंटा बाद, रिलैक्स हो जाओ, बुक बुक बंद कर दो, ठीक है ना, गाना वाना सुनो, रिलैक्स करो। तो ये सब चीज नहीं, और एक दिन पहले तो कभी नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। और हम लोग को ये बताया भी जाता था, ठीक है, कि नहीं हाँ ये मत पढ़ो, मतलब हम भैया वगैरह जिस बात बात करते रहते थे तो वो लोग बोलते थे एक दिन पहले नहीं पढ़ोगे। अगर तुमको डर लगता है तो एक दिन पहले कभी मत पढ़ो, लेकिन अगर तुम नहीं, ठीक है हम पढ़ सकते हैं आराम से, तो उस केस में क्या है, केमिस्ट्री का कुछ नेम रिएक्शन देख सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा सा ऑर्गेनिक भूलने वाला चीज होता है, तो उसको तुम रिवाइज कर सकते हो, ये सब चीज है। तो वो सब चीज तुम्हारे, वो भी तुम्हारे अपने पे डिपेंड कर जाता है ना, कि अगर मान लो मेरा सब कुछ सही था, क्यों एक दिन पहले रिलैक्स करो, गाना वाना सुनो, फिल्म देखो, आराम से सो, 7-8 घंटे का नींद लो, ठीक है। और हमेशा सेंटर जब दूर है तो एक दिन पहले पहुंचो, अगर दूर है तो जैसे रांची कलकत्ता या जो भी है, बाकी बात तो नॉर्मल बोकारो वगैरह में दिखेगा तो ठीक है, हम सवेरे उठेंगे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2-3 चीज है कि रिलैक्स करो, हल्का खाना खाओ, पानी वानी ज्यादा पियो, क्योंकि बॉडी का पूरा एनर्जी हमको दूसरे दिन एग्जाम में देना है। ये सब चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल मेंटल दोनों फिटनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज होता है, ठीक है। बाकी बात सेक्टर वाइज बात करोगे तो खैर एमबीबीएस तो खैर एमबीबीएस है, वेटनरी, एमबीबीएस, बीडीएस हम तीनों को एक ही मानते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें सैलरी का, अगर हम बात करें जॉब का, तो तीनों का जॉब सेम है। ऐसा नहीं कि एमबीबीएस वाला डॉक्टर घर से डॉक्टर है तो वेटनरी नहीं है, बीडीएस नहीं है वो, बट उसका फील्ड अलग है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि तुमको, हाँ ये चीज है कि अगर टेक्निकली बात करो तो बीडीएस जो है उसको डेंटिस्ट बोला जाता है, नॉट ए डॉक्टर। डॉक्टर कहाँ लगता है, लाइफ सेविंग जो करता है उसको डॉक्टर बोलते हैं। ये टेक्निकल चीज है, मतलब ये समझने वाला चीज है। बट डेंटिस्ट जो है वो डेंटिस्ट है, वो डॉक्टर नहीं है, बट डॉक्टर लगाता है वो अलग चीज है। और वो क्योंकि फिजियोथेरेपी देखो, एक क्या फिजियोथेरेपी, वो पैरामेडिकल के थ्रू होता है, उसका 4 साल का पढ़ाई है, उसमें भी डॉक्टर लगता है, वो रियल में डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर का मतलब लाइफ सेविंग जो करता है उसको डॉक्टर बोलता है, ठीक है। तो वो सब चीज है, बट वो अलग अलग चीज है, ना सोचने का जरूरत नहीं है कि कौन क्या है। अगर बात करते हैं हमारा, और हम एक चीज जरूर तुमको बोलेंगे कि जितने भी हो, किसी फील्ड में अगर तुमको सीट मिल रहा है तो सीट को जरूर ले लो, उसको छोड़ो मत। वहां जाके हम 1 साल वेस्ट कर लेंगे, ठीक है, लेकिन हम सीट को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि सीट छोड़ने पे क्या होता है ना, अगले साल मेरा हो ना हो, क्योंकि बहुत सारा कैंडिडेट, बहुत सारे स्टूडेंट वेटनरी छोड़ा, बीडीएस छोड़ा, और अगले साल उसका कुछ नहीं हुआ, उसके अगले साल कुछ नहीं हुआ, पता चला 2-3 साल बैठा, कुछ नहीं हुआ, फिर कुछ और कर रहा है। तो ये सब चीज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये सब चीज में क्या होता है ना कि हम लोग छोड़ तो देते हैं कि नहीं हमको एमबीबीएस ही चाहिए, लेकिन हो सकता है हमारा अगला साल का क्राइटेरिया कुछ और हो, सिलेबस भी तो चेंज हो रहा है, पैटर्न भी तो चेंज हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। उससे अच्छा कि हाँ हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन हम एक सीट ले लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। बहुत सारे हैं फ्रेंड सर्कल में जो पहले बीडीएस में गया, एग्रीकल्चर में गया, वेटनरी में भी बहुत सारे स्टूडेंट तो है, मतलब कुछ सीनियर्स भी थे हम लोगों के जो वेटनरी में 2-2 साल बिता के एमबीबीएस में लिए। उन लोग को नहीं छोड़ना था, क्यों छोड़ेंगे भाई। तो इस तरह से कर सकते हो। बट मेरा जो है एडवाइस, तो आराम से रिलैक्स होकर एग्जाम दो एकदम अच्छे से। और हाँ, ये दिमाग में हमेशा सोच के रखो कि नहीं हमसे हो जाएगा, हमसे होगा, क्यों नहीं होगा, और उस चीज पे हमेशा पढ़ते रहो, ठीक है। और कंटिन्यूटी रखो, जो भी रिजल्ट है उसके लिए सोचना नहीं है। अगर रिजल्ट तुम्हारा कहीं पे हो रहा है, कहीं पे मिल रहा है, तो आराम से उसको ले लो, फिर आराम से कंटिन्यूसली फिर आगे हम तैयारी करेंगे, ठीक है। अगर एमबीबीएस ही चाहिए तो वहां जाके करेंगे, हमको 1 साल बर्बाद करना क्या है, एडमिशन का पैसा ना मेरा बर्बाद होगा, 5,000 10,000 बर्बाद होगा, लेकिन मैं सीट तो बचा रहेगा। मान लो अगले साल कुछ नहीं हुआ तो वो तो कंटिन्यू चलेगा। वो चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस लेके चलना पड़ेगा। आज के डेट में कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा धीरे धीरे टफ होते जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज है। तो जेसीएससी में कितना मार्क्स रहता है, मतलब टोटल 150, 150 में 150 कितने मार्क्स में लगभग वेटनरी का होता होगा? 80-90 मार्क्स। 80-90 मार्क्स में जैसे मिल जाता है वो? 80-90 तुमको कम लग रहा है जी। तो 50% मार्क्स ये इसीलिए।
हाँ 50-60 में मतलब 80 to 90 में जनरल को मिल जाता है आराम से, रैंकिंग भी उसमें आ जाएगा तुम्हारा अच्छा, 50 के नीचे आ जाएगा। ठीक है। और जब एमबीबीएस होता था ना तो अब वो पेपर कैसा रहता है, लेवल ऑफ पेपर? लेवल ऑफ पेपर बोले तो बस छापता है, उठा के डाल देता है, इसका उसका आईआईटी तक का क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है। तो अभी का क्या है, अभी थोड़ा इजी कर दिया है, बायोसिस्टम सब इजी कर दिया है, लेकिन पहले जब मेडिकल था तो हम लोग देखते थे कि और नहीं एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर देखो दोनों का है, क्योंकि एग्रीकल्चर वेटनरी दोनों पैरेलल चीज है। बस वही है कि वेटनरी हमारा मेडिकल फील्ड हो गया, और उसमें एग्रीकल्चर क्या हो जाता है, एक तरह का हम लोग वो भी टेक्निकल ही कहलाता है, बट वो प्लांट वगैरह से रिलेटेड है। तो रैंकिंग जो है ना, अगर तुम क्योंकि जिसको वेटनरी नहीं मिला उसका पहला ऑप्शन एग्रीकल्चर ही होता है। ठीक है। तो रैंकिंग ऑलमोस्ट मान के चलो कि 100 के अंदर लाओगे तो वेटनरी, नहीं तो एग्रीकल्चर कंफर्म मिल जाएगा, लेकिन वेटनरी के लिए एकदम 50, 60, 60-70 रैंक के नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही आदमी लोग होता है जो वेटनरी छोड़ता है, और वेटनरी वही एग्जाम देता है जिसको आगे लेना है सिर्फ। क्योंकि पहले क्या होता था, कंबाइंड होता था तो बहुत कोई छोड़ता था। मान लो जिसका 100 रैंक है उसको एमबीबीएस नहीं मिला तो भाई रुक गया कि चलो और हम 10% ला के हम नेक्स्ट ईयर एमबीबीएस लेंगे, पहले यही होता था। लेकिन अब क्या है, जो जैसे दे रहा है मतलब उसको इंटरेस्ट है, तो 50 सीट्स है तो 60-70 रैंकिंग तक ही मिलेगा वेटनरी, उसके बाद वो क्लोज हो जाएगा, उसका उम्मीद बहुत कम रहता है कि हम मिलेगा। सीट्स जिसका कितना है? लक 50? हाँ, क्योंकि 20 आदमी छोड़ेगा, 25 आदमी छोड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं छोड़ेगा, 20 आदमी भी नहीं छोड़ता है, वेटनरी नहीं छोड़ता है जल्दी। उसके बाद कल्चर है। ठीक है। तो वो सब चीज जाता है, तो रैंकिंग तो खैर मान के चलो कि 70-60 का रैंकिंग लोगे तो तुम श्योर हो सकते हो एक तरह से, और 50 के नीचे लोगे तो कंफर्म है तुमको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। 50 के नीचे एग्रीकल्चर होता है? हाँ, उसके नीचे जस्ट एग्रीकल्चर, उसके बाद फॉरेस्ट्री, उसके बाद फिशरीज, उसके बाद डेयरी मैनेजमेंट, सब गवर्नमेंट है। और उस समय पढ़ाई में मान के चलो कि पूरे 4 साल में लाख रुपया खर्च होगा, निकल जाओगे आराम से पढ़ाई लिखाई करके, मस्ती वगैरह करके कोई भी कॉलेज में। अब जैसे एमबीबीएस की बात करते हैं, जैसे पीएमसीएच का रेट अलग है, जैसे उसका फी है 8,500-9 हजार रुपया 1 साल का है। लेकिन तुम चले जाओगे यहाँ पे रांची में, तो रांची का फी 12,500 है। बट उसका और इसका बहुत डिफरेंस है। जैसे पीएमसीएच में तुम इंटर्न करोगे तो 40,000 रुपया देगा। अगर तुम रांची में पढ़ के 4.5 साल इंटर्न किए तो वहां पे तुम्हारा 70,000 रुपया मिलेगा। और अब डिफरेंस देखो क्या, पीएमसीएच में 3 साल तक वैलिड है इंटर्नशिप, रांची वाले में 1 साल तक वैलिड है। ये 40,000 ही देगा बट 3 साल तक देगा, वो 70,000 देगा बट 20 या 22,000 कुछ इंटर्नशिप है झारखंड नहीं में। नहीं नहीं, अभी 40 हो गया है, पीएमसीएच में 40 हो गया है, और वहां पे क्या कहते हैं रांची में 70 हो गया। ठीक है। इंटर्नशिप देखो इसमें समझाते क्या, इंटर्नशिप एंड हाउस सर्जनशिप दोनों अलग है। इंटर्नशिप जो 1 साल का कोर्स है, मतलब 4 साल का पढ़ाई करने के बाद 1 साल तुमको प्रैक्टिस करवाता है। प्रैक्टिस तो सेकंड ईयर से ही स्टार्ट होता है, बट एक प्रॉपर प्रैक्टिस जो है उसमें ड्यूटी लगा देगा 8 घंटे का, कॉलेज वगैरह में केस आएगा उसको हैंडल करो, सीनियर जूनियर सब रहेंगे। मतलब एक तरह का तुम वहाँ पे डॉक्टर ही हो, स्टूडेंट नहीं हो। वो 1 साल का होता है हर जगह। उसके बाद हॉल सर्जनशिप जो 3 साल का कोर्स रहता है, पीएमसीएच 3 साल का दिया है कि 3 साल तक आप यहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें आपको 40 मिलेगा। और अगर आप वहां जाते हैं रांची में तो वही चीज आपको 70 मिलेगा। और तुम जो बोल रहा है 22,000, वो 1 साल तक है, मतलब पढ़ाई के जस्ट बाद जो इंटर्नशिप होता है, इंटर्नशिप होगा तभी ना तुमको मिलेगा सर्टिफिकेट। तो वो तुम्हारा 22 यहाँ है, और रांची वाले में शायद 40 है। ठीक है। तो उसमें है। उसके बाद फिर अगर तुम पीजी निकाल लेते हो तो पीजी में तो खैर लाख के अप्रॉक्स में है, लेकिन पीजी थोड़ा टफ भी पड़ जाता है। 3 साल तक तुमको, 3 साल तक हाँ 2 साल तक तुमको लाख रुपया महीना भी देगा, और फिर पीजी होने के बाद तो तुम एक तरह का कंप्लीट डॉक्टर भी बन गए। उसमें थियोरेटिकल कम प्रैक्टिकल ज्यादा होता है, करने का मतलब तुमको केस वगैरह ज्यादा ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। तो उसमें तुम बाहर भी ज्वाइन कर सकते हो, वो तो एमबीबीएस के बाद भी कर सकते हो, बट पीजी के बाद फिर बहुत ज्यादा ऑप्शन खुल जाता है कि हाँ चलो ये ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, इस तरह से स्पेशलाइजेशन का टैग लगना बहुत बड़ा चीज है। तो वो थोड़ा सा अभी टफ हो गया है। तो मेहनत ऐसा नहीं कि देखो एमबी मेडिकल साइंस में एक चीज ध्यान रखो, तुम किसी भी फील्ड में चल जाओ, तुमको मेहनत ऐसा नहीं कि कॉलेज जाके भाई चुप रहना, नहीं 4 साल और मेहनत करना है। क्योंकि एक बार किसी को पीजी मिल जाता है ना तो फिर उसके बाद उसका लाइफ फिर सेटल्ड है। ठीक है। चाहे वेटनरी वो में भी सर पीजी होता होगा? अच्छा।
वेटनरी में तुम पीजी कर लिया अगर अच्छे कॉलेज से, क्योंकि चंडीगढ़ वगैरह कॉलेज से कर लिया ना, तो फिर तुम्हारा फिर उसका तो अलग ही चलता है, उसका तो बहुत पैकेज जाता है जी। मतलब इवन की कभी कभी 1.5 लाख 2 लाख तक चला जाता है अच्छे अच्छे जगह पे। इवन फॉरेन कंट्री में तो वेटनरी को बहुत ज्यादा स्कोप दिया गया है। वो तो यहाँ तो उतना नहीं ना दिया है, लेकिन बाहर में जाओ तो जूस है, सेंचुरीज है। आदमी से ज्यादा जानवर है सर। हाँ बस वही है, तो वो लोग को बहुत ज्यादा प्रिकॉशन, वो लोग का इतना फैसिलिटी देता है ना, मतलब वहां पे तो आदमी और जानवर को सेम रखता है ना, तो उतना ही फैसिलिटी देता है जितना आदमी को फैसिलिटी देता है वहाँ पे। इवन की जब टाइगर वाइगर का जब तुम सर्जरी वर्जरी जो करता होगा डॉक्टर, सोच रहे हो उसका इनकम कितना होता होगा? बहुत होता होगा, गवर्नमेंट सारा देती है। तो है इसको बहुत, ऐसा नहीं है कि वेटनरी में तुम डेंटिस्ट भी चल जाओ, पैसा कमाना है तो डेंटिस्ट में बहुत है। दांत को तो आज के डेट में हर एक 10 में से 8% को दांत का प्रॉब्लम वाले दिखाता नहीं है, लेकिन 40 के बाद तो वही दांत में इश्यू होता ही होता है। तो ये चीज तो है ही, ठीक है। सर्जरी वगैरह डेंटल सर्जन बन गया तब तो और अच्छा है उसमें, तो किसी भी कोई भी चीज कम नहीं है, अपने अपने लेवल में सब अच्छा है। लेकिन बस वही है कि मेडिकल, हाँ एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मेडिकल फील्ड का एक चीज बहुत प्लस पॉइंट है, तुम ये जो एग्जाम दे रहे हो ना, ये कभी मत सोचो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। ये कभी नहीं सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए कि हम नौकरी करने जाएंगे 4 साल के बाद, मेरे पास नौकरी हाथ में रहेगा, जो कि इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं होता है। बस यही एक बेनिफिट है इसका, कि हम जो मेडिकल दे रहे हैं वो मेरा जॉब के लिए एग्जाम है, ना कि एंट्रेंस के लिए। क्योंकि तुम कितना भी खराब स्थिति में रहो, आज के डेट में एक छोटा मोटा एमबीबीएस, एक नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर 70 कमा रहा है और कमाता है, अच्छे से रहता है, ठीक है। कहीं नहीं तो दुनिया में सदर हॉस्पिटल है ना जी, सामुदायिक भवन है, सदर हॉस्पिटल है, वो सब में तो बुला बुला के लेगा। ऊपर से अटल अटल योजना खोल दिया है, पीएम वगैरह, तो वो सब में डायरेक्टली है। और 70-75 हजार रुपया देता है, इतना भी कम देगा तो 60-70 से क्या कम देगा। तो वो चीज है, तो वो चीज दिमाग में लेके सोचो कि नहीं, हम ये एग्जाम जो है वो एंट्रेंस पढ़ने के लिए नहीं, जॉब करने के लिए जा रहे हैं। बस 4 साल पढ़ना है अच्छे से, फिर मेरा जॉब लगा हुआ। और ये होता है, ऐसा होता ही है, ऐसा ही होता है, ठीक है। तुम देख लो ना, आज के डेट में कौन एमबीबीएस डॉक्टर है जो बैठा हुआ है, बता दो। कौन वेटनरी डॉक्टर है जो बैठा हुआ है? बैठा हुआ वही है जो गवर्नमेंट के चक्कर में, कि हमको गवर्नमेंट ही चाहिए। तो वो उसका अपना ओपिनियन है। प्राइवेटली तो वो काम करके अपना अच्छे से कमा सकता है, खा सकता है, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात करो, बैंकिंग में बहुत ज्यादा बेनिफिट है उसको, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए भी निकलता है वो ना, झारखंड में थोड़ा ये सब चीज के लिए, एग्रीकल्चर मान लो, फॉरेस्ट्री मान लो, जो यहाँ झारखंड में प्रॉब्लम, लेकिन बिहार में पूरा वैकेंसी है। तो स्टेट वाइज भी डिपेंड करता है, लेकिन एक बार तुम टेक्निकल डिग्री ले लोगे तो ऑल इंडिया के लिए एलिजिबल है। बट मेरे हिसाब से मेडिकल मतलब डॉक्टर फील्ड में जाओ, एमबीबीएस है, बीडीएस है, वेटनरी है, ये तीनों जो है ना वो बैठने वाला चीज ही नहीं है। बस एंट्रेंस क्लियर करो, 4 साल मन से पढ़ो, अपना आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो होता है ऐसा इसीलिए थोड़ा सा ये है। और ऐसे तुम लोग को एक और चीज बता दे, नीट जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है वो इंडिया का 6th पोजीशन का टफेस्ट एग्जाम कहलाता है, ठीक है। 6 नंबर पे रहता है ये, 6 नंबर पे रहता है, सोचो। पहला क्या मतलब यूपीएससी? पहला तो यूपीएससी है, यूपीएससी हो गया, फिर उसके बाद आईआईटीज है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आईआईटी को रखा गया है, उसके बाद गेट है। इवन की नेट जो एग्जाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो 7वें नंबर पे है, सोचो। जबकि वो पीजी करने के बाद और टफेस्ट एग्जाम हो जाता है, लेकिन ये 12th लेवल का सबसे टफेस्ट जो है वो नीट 6 पे रखा गया, और आईआईटी को तो खैर इसके ऊपर ही रखा गया है, क्योंकि आईआईटी निकालना मतलब सच में है, मेडिकल भी निकालना कोई ई नहीं है। क्योंकि देखो आईआईटी मेडिकल का तुम डिफरेंस करोगे तो मेडिकल का बच्चा ज्यादा मतलब इस सब के मामले में मतलब बोल सकते ज्यादा नॉलेजेबल है, क्योंकि 17 लाख में उसको 4-5 मतलब 4,000-5,000 सीट चाहिए। लेकिन यही मेडिकल सॉरी अगर आईआईटी में जाते हो तो उसको 10 लाख 11 लाख में कितना चाहिए, 20,000 सीट चाहिए, 25,000 सीट चाहिए। तो वो सब डिफरेंस है। तो मेडिकल मेडिकल है भाई, मेडिकल का बहुत पावर है, मेडिकल का अपना रॉयलिटी है, अपना लाइफ है। मेडिकल कोई भी एक डॉक्टर किसी से नहीं डरता है, इतना जान लो। एक आईएएस ऑफिसर से भी उसको डरने का जरूरत नहीं है। तुम बहुत सारा यूट्यूब में बहुत सारा ऐसा देख सकता है इवेंट, जो कि एसडीओ एसडीएम आता है तो उसको जरूरत नहीं उठने की, भाई वो डॉक्टर है, वो अलग उसका लाइफ है, अलग चीज चलता है। रिस्पेक्ट कितना है, हाँ सही बता रहे, रिस्पेक्ट कितना है। सिंपल है कि एक अगर कोई नॉर्मल डॉक्टर मरेगा तो क्या होता है, डॉक्टर साहब मर गए, तो जो मरने के बाद भी उनका है,
लेकिन आईएएस अफसर बनेगा, अरे वो बाबू मर गए, अब उनको ये भाई आईएएस बाबू मर गए तो नहीं बोलेगा हाँ थे ऐसा, लेकिन उनके नाम के आगे डॉक्टर ही लगे। हाँ तो वो सब चीज है, मजिस्ट्रेट साहब मर गए। हाँ बस वही चीज होता है, ठीक है। डीसी उसी का भी तो अलग है, ठीक है ना। बहुत सारा केस है तो जिसमें डायरेक्टली चैलेंज कर देता है डॉक्टर लोग डीसी को, क्योंकि भाई डीसी उसका डॉक्टर है तो भाई उसको अपना पेन का पावर है ना, वो कुछ भी लिख देगा तो उसको गलत करने के लिए पहले सोचना पड़ेगा वो कितना बड़ा आईएएस है। और दूसरा चीज तुम टेक्निकल पर्सन हो, वो नॉन टेक्निकल पर्सन है, तो देखो सबका अपना अपना है, ऐसा नहीं कि आईएएस का कुछ है, आईएएस आईएएस है भाई, आईएएस अपना उसका अलग पावर, वो चाहेगा तो डॉक्टर का मेडिकल को वो भी हिला सकता है। लेकिन जो और सब पब्लिक सेक्टर में जितना डर है आईएएस को, उतना मेडिकल को डॉक्टर को डर ही नहीं है। हाँ बस बशर्ते वो काम थोड़ा ईमानदारी से करे, ज्यादा इधर उधर ना करे, क्योंकि आज के डेट में सब जागरूक है, इधर उधर कोई भी डॉक्टर करेगा तो उससे एक्शन होगा ही होगा। तो ये है, तो वो सब चीज बेनिफिट है। और ठीक है, तो यही है आज का सेशन, हम लोग इतना बात कर लिए, ठीक है। चलो अच्छा है तुम लोग पूछा, ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो क्या? सर जो आप बोले 70 और परसेंटेज जो था, तो सिर्फ मतलब ऐसा भी तो हो सकता है सिर्फ बायो में लाए, तीनों में अलग अलग पास होना पड़ेगा ना? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं ऐसा है? कहीं नहीं ना, तो कमांड सिर्फ वो आईआईटी में होता है, मेडिकल में नहीं होता। मतलब जैसे मान लो कि तुमको 60% लाना है, सपोज 60% तुम्हारा कट ऑफ है, तो मेरा 50% कवर अप हो रहा है बायो से, तो 50% ला के 10% ऑफ इसको उठा लो। तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब हमको अगर 360 मार्क्स है तो हम ऐसा सिर्फ बायो अटेम्प्ट करके आए, फिजिक्स केमिस्ट्री अटेम्प्ट नहीं किए, हाँ तो होता नहीं है, ना है, तो फिर ऐसा नहीं कुछ ना नहीं, है। नहीं नहीं वैसा वैसा कुछ नहीं। 360 ही आ पाएगा, बहुत अच्छा भी बायो में रहा तो 360 हाँ आउट ऑफ 360 ही आ पाएगा। हाँ आता है, इवन की पिछले साल का जो टॉपर है 360 में 350 लाया तो है भी वो। सिलेक्शन कैसे हो पाएगा? केवल एक सब्जेक्ट से नहीं होगा। मतलब हम क्या बताएं, मतलब वो उसका पूछने का था कि अगर मेरा सर 360 में सिलेक्शन है तो 360 अगर हम बायो से लाएंगे तो सिलेक्शन होंगे कि नहीं? हाँ होंगे, क्यों नहीं होंगे? मतलब ये उसका पूछना था, ऐसा तो थोड़े कि 360 में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। नहीं, हम वो हाँ नहीं पूछे, हम पूछे कि हाँ मतलब तीनों में अलग अलग पास होना जरूरी नहीं ना है। नहीं नहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और ये सब चीज देखो, एक चीज बता देते हैं और जो है, बायो एंड केमिस्ट्री इज अ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट, वो तुमको क्वालिफाई करेगा, बट रैंकिंग चाहिए तो फिजिक्स में क्वेश्चन तुमको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 30 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक से एनसीईआरटी बेस्ड पूछता है। तुम पूरा तुम यूट्यूब छान लो या फिर कोई अच्छा एक्सपर्ट से तुम बात कर लो या फिर जो क्वालिफाई कर गया उससे बात कर लो, वो एक ही बात बोलता है कि इनऑर्गेनिक तो टू द पॉइंट एनसीईआरटी ही पूछता है, ऑर्गेनिक भी टू द एनसीईआरटी ही पूछता है, कुछ को छोड़ के। फिजिकल अगर हम छोड़ ही भी रहे तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिला के तुम्हारा 30 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाने वाला है, पहला। दूसरा, बायो में 90 में 82 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है एनसीईआरटी से। तो अगर तुम बात करते हो कि चलो 80 ले लेते हैं और 30, ये कितना हो गया, और इसको इंटू 4 कर दो, 044, 440 नंबर यहीं से आ जाता है, ठीक है। अब फिजिक्स में तुम अगर कितना क्वेश्चन, अगर 600 लाने के लिए कितना क्वेश्चन, फिजिक्स को अटेम्प्ट कर लो। अब ऐसा नहीं कि देखो इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक का बता रहे हैं, तुम ऐसा नहीं फिजिकल नहीं अटेम्प्ट करोगे, हम एक मतलब बता रहे हैं कि 30 क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक से। अगर तुम इसको 25 क्वेश्चन भी सही करते हो और 5 क्वेश्चन उधर सही करते हो तो 30 क्वेश्चन तुम्हारा इसमें मान के चलो, बायो में 80 मान के चलो, तुम्हारा टोटल 110 क्वेश्चन हो, और इसको 4 से इंटू करते हैं तो 440, ठीक है। अब इसमें तुमको 160 नंबर बढ़ाना है, तो जो देख लो कितना क्वेश्चन और सही होगा तुमको, ठीक है। 500 से अबव मार्क्स आ जाएगा अगर सिर्फ बायोलॉजी और केमिस्ट्री अटेम्प्ट करते हैं, फिर भी तो फिर फिजिक्स का जरूरत नहीं है, वो हम नहीं करने नहीं वाले। पड़ेगा, हाँ हाँ। बट फिजिक्स में हम अभी तुमको बता देते हैं, मॉडर्न फिजिक्स कर लेना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, 5-7 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैट से कर लेना, इतना लंबा लंबा कैलकुलेशन रहता है मॉडर्न फिजिक्स में। और फिजिक्स पढ़ने से ऐसा लगता है मॉडर्न फिजिक्स में एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन बनाओ, वो जैसे थ्योरेटिकल है, पीएन जंक्शन वगैरह, डायोड वगैरह है, वैसा भी आता है, 1-2 क्वेश्चन देखे हम जिसमें कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। हाँ तो वो तो एक दो, हम क्या बोले, फिजिक्स रैंकिंग ऐसे थोड़ा नहीं दे देता है, वो सिलेक्शन तो वो भी करता है, लेकिन वो रैंकिंग में बहुत फिजिक्स सही है। इलेक्ट्रोस्टैट तुम पढ़ो, करंट पढ़ो, इलेक्ट्रोस्टैट पूरा सिलेबस में तो आता है सर, पूरा सिलेबस बना ले तो मार्क्स आ जाता है।
हाँ वो तो हो जाएगा, हम तो बोले कि भाई 12 हर बहुत क्वेश्चन हार्ड भी नहीं रहता है, बहुत देखो हार्ड नहीं रहता है, 70% हार्ड भी क्वेश्चन रहता है। इजी रहता है, 70% क्वेश्चन इजी रहता है, क्योंकि वो भी जानता है कि अगर नॉर्मल कोई अच्छे से स्टूडेंट पढ़ेगा तो 70% उसको आराम से आएगा, चाहे फिजिक्स में केमिस्ट्री में तीनों में मिला के वो रखता है। क्योंकि टफ अगर तुम 90 क्वेश्चन ले रहे हो तो 60 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बहुत इजी है, स्टेट एकदम स्टेट पर उठा के क्वेश्चन पूछता है, कुछ कुछ क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है तो पूछेगा ही पूछेगा, नहीं तो फिर इतना इतना तो सिलेक्शन कर देगा तो दिक्कत है ना। ठीक है, वो तो सब नंबर ऑफ, हाँ नंबर नेगेटिव को नंबर, दूर कैसे, हाँ क्या बोले, नेगेटिव मार्किंग को कैसे कम करें? रिजल्ट कई क्या बस बायो में से देख, कभी कभी 280 290 तक ही अटक जाता है। देखो एक बात तुमको बताते हैं अभिषेक, देखो कोशिश करो ना जो आता है वही बनना, ठीक है, जो आता है वही बनाओ, इवन की निगेटिव कम करोगे सिलेक्शन का परसेंटेज तुम्हारा बढ़ता है, ठीक है, निगेटिव ज्यादा करोगे तो वो सिलेक्शन का जो परसेंटेज है वो तुम्हारा घटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इसलिए कोशिश करो कि बायो हो केमिस्ट्री हो फिजिक्स से जो अटेम्प्ट लो श्योर शॉट ले, अगर मान लो तुम 100 क्वेश्चन बना रहे हो, अगर उसमें तुम्हारा 2-3 गलती हो रहा है तो तुम्हारा एग्जामिनेशन का अटेम्प्ट बहुत अच्छा हुआ और सिलेक्शन हो जाएगा उसमें, एक मतलब बता रहे हैं तुमको, ठीक है। मतलब कि क्योंकि देखो हमको अगर 70% लेके जाना है, अगर हमको 550-600 नंबर लाना है तो उस तरह से अटेम्प्ट भी लेना है। देखो क्या क्या होता है ना कि बहुत तो क्या होता है कि 50-60% तक जाते जाते वो हार गया कि नहीं अब मेरा बनेगा नहीं, तो वहां पे वो क्या करता है, क्या सोचता है कि ऐसे भी नहीं होना वैसे भी नहीं होगा, भाई चलो स्टार्ट करते तुक्का मारना, चलो इसको ट्राई करना स्टार्ट करते, उसमें निगेटिव चला जाता है, लेकिन वो एकदम तभी एकदम से कर, तुक्का नहीं मारते सर, वैसा वाला नहीं है, एकदम से तुक्का नहीं मारते जिसमें जो दो में कंफ्यूजन लग रहा हो वो तो और समझ लगता है रहे कि हैं। पढ़ा पढ़ाया है, इसको नहीं हाँ छोड़ने का मन करता है, और वैसे नहीं है। दूसरा चीज ये है क्या उस केस में आंसर आ भी जाता है, 80-90% केस में आंसर सही आता है, वो नहीं बोल रहा है, मतलब एक स्टूडेंट का मतलब तुमको दिमाग बता रहे हैं कि कोई किसी का मान लो कोई स्टूडेंट है वो जान रहा है कि भाई सिलेक्शन 70% में होना है और वो 60% लग के का क्वेश्चन कंप्लीट या सही बनाया है, एकदम ये सही है, लेकिन ये 10% लाएगा कहाँ से, तो इस केस में इस तरह का स्टूडेंट क्या करता है अटेम्प्ट लेना स्टार्ट कर देता है कि मेरा वैसे भी नहीं होगा वैसे भी नहीं होगा, चलो हम लेते हैं देखते हैं। और उसमें से अगर मान लो गलती से भी इसका 5% और बढ़ गया ना तो ये 65% होगा, उसको कोई ना कोई कॉलेज जो है नहीं एमबीबीएस बीडीएस वेटनरी कोई ना कॉलेज उसको मिल ही जाता है, ये चीज होता है और यही चीज हमको नहीं करना होता है। करो करना तो है ही देखो, क्योंकि आदमी अगर मान लो कोई स्टूडेंट है अगर वो जान रहा है कि नहीं मेरा इतना परसेंट के बाद मेरा नहीं बन रहा है तो ट्राई करते करते मान लो 2-4% बढ़ा ही लेता है तो वो ठीक है, उसके लिए वो बेनिफिट है। अब पता चला 60% बना के लेके आया तो यहाँ टोटली तो एकदम पूरा पूरी पता चलेगा ये होगा ही नहीं, जो कि हमको हो सकता है हमको वेटनरी मिल जाए, हो सकता है हमको बीडीएस मिल रहा है, हो सकता है वो ही ना मिले क्योंकि 60% तक अटेम्प्ट लिए हम नहीं मिलेगा, तो इस तरह में ये रिस्क ले सकते हैं हम लोग, ये लेता भी है लेना भी चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ चीज है कि परसेंटेज जैसे मान लो कि मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई स्टूडेंट पूरा पूरी सब सही करेगा, लेकिन हाँ निगेटिव कम करोगे सिलेक्शन ऑफ जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। हमको नहीं मिलेगा भाई एमबीबीएस तो मेरा बीडीएस है वेटनरी है कहीं पे भी जाना है, सिंपल है, एक सीट हमको कहीं ना कहीं तो लेना ही लेना, ये सोच के एकदम बैठो और एक सीट कहीं ना कहीं ले लो, भले उसके साथ ड्रॉप कर लो, उसके बाद एडमिशन लेकर ड्रॉप कर लो, क्या होगा एक बार का पैसा जाएगा बट तुम्हारे सिक्योर है एक सीट, उसका तुम दम लगाओ मेडिकल में, ठीक है, दम लगाओ। अब देखो जो आदमी 60% इस साल लाया है और अगर वो उसी मेहनत से अगला साल करेगा तो ये तुम्हारा 75-80 पहुंच जाता है परसेंटेज, ठीक है, ये चीज होता है। और एक चीज और है कि जो मेडिकल का एग्जाम होता है ना वो अल्टीमेटली 18 महीने का कोर्स बोला जाता है उसको, और उस 18 महीने को हम लोग को कंप्लीट करना होता है 12 से 13 महीने में, ठीक है, क्योंकि उसी जब 18 महीना हमको करना है और 12 महीने में कर देना है 13 महीने में कर देना, तो हमको वही चीज करना है, मतलब समझ लो कि 18 महीने में जो कंप्लीट होना है उसको 13 महीना चला गया, तो भाई हमको इतना तो हमको आना चाहिए, इसलिए बोलता है कि कुछ चीज जो नहीं आता है मान लो 20% हमारा नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ ही देना चाहिए, हम 80% 100% है तो मेरा सिलेक्शन 200% गारंटी है कि हमको मिल जाएगा, ये चीज होता है, तो बहुत कुछ कैलकुलेटिव है, ठीक है। जैसे टेस्ट वगैरह में क्या होता है इनिशियली, अब तो खैर टेस्ट लास्ट है, इनिशियली क्या होता है कि जो न्यू स्टूडेंट है जो भी तैयारी करना स्टार्ट किया है तो हो सकता है कि भाई 11th का तो चीज उसको नहीं आ रहा है तो वहां पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है, ऐसे तैयारी नहीं होता है,
होता कैसे है नॉर्मली, जैसे मान लो मेरे पास 4 चैप्टर बायो का हमको मिला पहला टेस्ट में, 2 चैप्टर हमको केमिस्ट्री का मिला और 2 चैप्टर हमको फिजिक्स का मिला। तो हम 3 चैप्टर बायो का करेंगे, इसका 1 चैप्टर करेंगे, इसका 1 चैप्टर करेंगे, और मेरा इस दोनों से आराम से 60 to 70% आ जाएगा। तो जो पहला टेस्ट देगा उसका 70% रिजल्ट हो गया, तो सोचो उसका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा होगा। एक एक बचा है इसको बाद में करेंगे, ऐसा थोड़ा है कि एक टेस्ट लेके फिर नहीं लेगा उस चैप्टर का, फिर से दोबारा टेस्ट लेगा। तो उस टेस्ट में हम इस चैप्टर को कर ले। चलो मान के चलते हैं कि मेरा बायो चारों कंप्लीट है, केमिस्ट्री भी चारों, एक फिजिक्स छूट गया, कोई बात नहीं। अगर इस दोनों करने से मेरा और अगर 10% छूटा तो मेरा 80% तो कंप्लीट हो गया ना। अब इससे ज्यादा अच्छा क्या चाहिए? एक ही सब्जेक्ट छूटा है, वो बाद में फिर करेंगे, हो गया। तो धीरे धीरे करना पड़ता है, ठीक है ना। इस तरह से तुम लोग कर सकते हो। और एनालाइज तो बहुत करना चाहिए, एनालाइज तो क्वेश्चन का एनालाइजिंग बहुत होना चाहिए। इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाने का मेन मतलब यही है कि आखिर कौन सा मतलब किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, ये अगर दिमाग में बैठ गया ना तो तुम जब पढ़ोगे ना चैप्टर तो तुमको लगे अरे ये क्वेश्चन से, ये चैप्टर से क्वेश्चन बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा, तो दिमाग में आ जाएगा। ये चीज होता है, ठीक है। बायो में हम लोग का 80 तक आ जाएगा, 80 क्वेश्चन तक। हाँ आ जाएगा आराम से, आराम ये से। जो अभी बहुत टेस्ट चल रहा है ये 2 जुलाई को फुल टेस्ट होगा, तो उसके बाद से फुल टेस्ट चलेगा हम लोग का। हाँ हाँ फुल टेस्ट चलेगा। फुल टेस्ट में तुम लोग अच्छा, फुल टेस्ट में अगर तुम मतलब 70% लेते आए ना, 60-70 लेते आए, तो तुम्हारा सिलेक्शन का चांसेस बहुत नजदीक है, 95% है सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। क्योंकि टेस्ट में और एग्जामिनेशन में दोनों में 10% का डिफरेंस होता है। अगर तुम्हारा 60% टेस्ट में आ रहा है, 70% तुम्हारा वहां पे आ जाएगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जाता है जो थोड़ा टफ है, जो थोड़ा डिफरेंट आ जाता है, और उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे बना रहे हैं तो इससे थोड़ा इजी रखता है क्वेश्चन। हम तो बार बार बोल रहे हैं कि 65 to 70% क्वेश्चन फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सब में ऑन द एवरेज क्वेश्चन पूछता है। बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछेगा, बहुत ज्यादा इजी नहीं पूछेगा। सर ये चीज टेस्ट होता में अटेम्प्ट ज्यादा करना चाहिए, टेस्ट मतलब में अटेम्प्ट इनिशियल तुम देखो, फुल लेंथ में नहीं करो। फुल लेंथ में तो हम फुल लेंथ में तो नहीं बोलेंगे, फुल लेंथ में वही करो जो तुमको आता है। अगर मान लो तुम 50 क्वेश्चन बना के 48 क्वेश्चन सही कर रहे हो तो वो बेस्ट प्रिपरेशन है तुम्हारा, ठीक है। लेकिन अगर तुम 70 अटेम्प्ट करके 10 या 15 गलत कर रहे हो तो वो तुम्हारा तुमको निगेटिव लेके चलने लगेगा। तुमको दिमाग में तुरंत रहेगा अरे इतना निगेटिव हो रहा है, इतना निगेटिव हो रहा है, कैसे होगा, ये तुरंत सवाल आ जाता है। मेरा तैयारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत तरह का चीज आने लगता है इस पर। तो मेंटली भी खेला जाता है बहुत, ठीक है। मेंटली अगर तुम स्ट्रांग होगा तब तो तुम्हारा किसी भी एग्जाम का सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इवन की यूपीएससी एस्पायरेंट से भी काफी बहुत सारा इंटरव्यू पढ़ लो, लोग क्या बोलता है कि हम लोग 2 साल 3 साल जो है 6 ही घंटा पढ़े हैं, और उस 6 घंटा में अपने मेंटल को स्ट्रांग करके पढ़ते हैं। तो वही चीज है मेडिकल में भी, कॉमन सा चीज होता है जो जिसमें मेंटल का स्ट्रांगनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, ठीक है। तो वो सब चीज होता है। तो मेडिकल का बाद हम तो एक, हाँ बोलो। बायो में ऐसे थ्योरी तो हम लोग बहुत बार पढ़ी है, उसके बाद प्रीवियस ईयर से अगर पूरा बनाए तो ये करें, या फिर इसके बाद फिर हमको बनाना चाहिए फिंगर टिप से सर मेरे लिए? प्रीवियस ईयर अभी जो है ना, प्रीवियस ईयर को खत्म करो, बैठो, प्रीवियस ईयर अगर कर लिए हैं तो क्या उसके बाद हमको दूसरा बनाना चाहिए फिंगर टिप? प्रीवियस अगर कर लिए हो तो प्रैक्टिस करने के लिए तुम बना सकते हो, क्योंकि छोड़ना नहीं है हमको भाई। अगर देखो क्या होता है कि आज क्या रहता है उसमें चैप्टर वाइज करके रहता है, तो वो नहीं मन करता, क्योंकि बहुत बार पढ़ चुके हैं पूरा समझ थ्योरी रहे। सेट देख लो, सेट तो आता है बहुत सारा ऑनलाइन पे भी सेट तुमको दिख जाएगा। तुम ऐसे सेट खरीद लो 10 मॉक टेस्ट पेपर का या 5 मॉक टेस्ट, उसको बनाओ, ठीक है। लेकिन उसमें भी तुमको सेलेक्टिव करना पड़ेगा। टेस्ट पेपर अपने अपने हिसाब से अपना अपना पब्लिकेशन छाप देता है, ठीक है। जैसे एमटीजी वगैरह का टेस्ट जो होता है, मॉक टेस्ट पेपर सही होता है, ठीक है। आर्यन तो कभी कभी ऐसा ऐसा क्वेश्चन डाल देगा ना जो कि तुमको घुमा ही देगा, ठीक है। तो जैसे एमटीजी का है तो उसका हम लोग देखे, मतलब हम देखे एमटीजी का सही रहता है। उसका मॉक टेस्ट वगैरह बनाने से तुमको कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, और क्वेश्चन वो ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से ही कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो एमटीजी का है, कर सकते हो। फिर अगर तुमको ऐसा होता है प्रीवियस ईयर का जब एम्स होता था उसका तुम मॉक टेस्ट बना लो, उसका प्रीवियस बना लो, फिजिक्स बना लो, केमिस्ट्री बना लो, बायो बना लो। बायो और केमिस्ट्री तो बना ही लेना चाहिए वो सबका, क्योंकि वो सब कॉन्सेप्चुअल ऐसा डालता है ना, क्योंकि और अगर तुम ए
ट्रिपल ई की बात करते हैं तो ट्रिपल ई का जो प्रोसेस है एडवांस होता है, तो मेंस का जो क्वेश्चन आता है उसका फिजिक्स केमिस्ट्री करो, बहुत ज्यादा बेनिफिट कर लेता है वो मेडिकल में। ठीक है, तो वो सब कर सकते हो अभी। अभी तो हम तो एक ही बात बोलेंगे, जितना प्रीवियस ईयर जिस तरीके से मान लो मेंस का है, सॉरी हाँ मेंस का है, तो मेंस का जो है 2-3 साल 4 साल का, उसका फिजिक्स केमिस्ट्री बना लो, तो तुमको एक क्लियर कट प्रीवियस ईयर से भी रिपीट समझ होता है ना? हैं? अगर पूरे प्रीवियस ईयर अगर 2 बार बना ले तो उसमें भी रिपीट होता है क्वेश्चन? हाँ हाँ हाँ, रिपीट होता है। अरे तुम प्रीवियस 6-7 साल का बना लोगे तो ऑलमोस्ट 60-70% कॉन्सेप्ट तुम्हारे हाथ में है, और क्या चाहिए? कितना रिपीट करो, रिपीट तो करेगा ही। 20% 20 to 25% तो रिपीट करता ही करता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत तुमको मिलेगा देखने को। सर 90 क्वेश्चन को कितने मिनट में बनाना चाहिए? 40 बायो के मिनट 40 मिनट एग्जामिनेशन हॉल में 40 मिनट? 40 to 45 मिनट डिपेंड करता है, कभी कभी लेंदी आ जाता है तो लेंदी में बायो टाइम ठीक लग है, जाएगा, बायो बन भी जाता है उतना देर में। बन जाता होगा। 40-45 का तुम रखोगे ना, तो तुम्हारा एक मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो अटेम्प्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा कि हाँ हम 130 140 150 तक अटेम्प्ट ले सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि वो पूछता है सिंपल थ्योरेटिकल स्टैट, मतलब वो कैलकुलेटिव कम पूछता है, लेकिन जो भी पूछता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहता है उसमें। ठीक है, तो थ्योरेटिकल जितना भी वो चीज कर सकते हो। केमिस्ट्री में तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को अभी भी टाइम है, 40-50 दिन बचा है, आराम से उसको रगड़ जाओ। तो हमको नहीं लगता है कि तुमको फिजिकल में कुछ चैप्टर को छोड़ भी दोगे ना, तुम्हारा सिलेक्शन 30-35 क्वेश्चन मान के तुमको करना है, हो जाता है उसमें। ठीक है, अगर 10 क्वेश्चन तुम फिजिक्स में सोचते हो, 10 क्वेश्चन हाँ फिजिक्स में भी तो बोले, जैसे 12 का पोर्शन है, हाँ ऑप्टिक्स, हाँ ऑप्टिक्स 12 का क्वेश्चन, 12 का चैप्टर करो अच्छा है, ऑप्टिक्स कर लो अच्छा, ऑप्टिक्स से तो क्वेश्चन पूछता भी है बहुत। जैसे फिर मैकेनिक्स वगैरह है, उससे 2-3 क्वेश्चन रहेगा, तो कुछ कुछ टॉपिक को उठा के पढ़ सकते हो। ठीक है, फिजिक्स के बारे में तो हम 12th को प्रेफर ज्यादा करते हैं और ऑप्टिक्स को ज्यादा करते हैं, क्योंकि उसमें से तुम्हारा क्वेश्चन मतलब 25 to 30 क्वेश्चन इतना तक में आ जाता है। तो इसको इतना करके रखो, काफी है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं तुम्हारा सीट्स कंफर्म कर देता है वो। ठीक है, हेलो। हाँ सर। हाँ सर ठीक है, जेसीएससी में 50 क्वेश्चन रहता है बायो का, तो मतलब आप जानते हाँ हो इसका टफनेस क्या रहता है, लगभग कितना हम लोग से बन जाएगा? 40-42 तो बन जाना चाहिए आराम। छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि मेडिकल को ऐड नहीं किया तो उतना ज्यादा टफ। हम बताए कैसा क्वेश्चन पूछेगा लार्जेस्ट ऑर्गन कौन, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है बताइए। लीवर। बताओ। लीवर। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन तो भर देगा। जैसे मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन, जेनेटिक्स से 1-2 क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्टली एग्जाम्पल से। क्वेश्चन पूछेगा मेंडल कितना फैक्टर को लेकर एक्सपेरिमेंट किया था, 7 फैक्टर। 7। बस इसी तरह का क्वेश्चन रहता है बायो में। केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन इजी ही रहता है, बट कन्वर्सेशन से क्वेश्चन कभी ज्यादा पूछ लेगा, कभी नेम रिएक्शन क्वेश्चन डाल देता है, इनऑर्गेनिक का एकदम एग्जांपल से क्वेश्चन डाल देगा। जैसे बोल देगा H3PO4 का स्ट्रक्चर में कितना ऑक्सीजन किससे बाइंड करता है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना के तो उस तरह का होता है, उस तरह का क्वेश्चन पूछता है वो। तो क्योंकि जैसे का क्वेश्चन तो मिलता नहीं है, लेकिन जो मतलब प्रीवियस में कुछ स्टूडेंट लोग से बात किए थे, वो लोग ऐसे ही बताया था। बाकी बात तो फिर जब मेडिकल था उस टाइम पे तो टू द कॉपी, मतलब कहीं और का उठा के, यूपी का उठा के डाल दिया। आईआईटी का क्वेश्चन 6 में रखा हुआ रहता था, केमिस्ट्री का रखा हुआ रहता था, क्योंकि उस टाइम पे आईआईटी और ट्रिपल ई होता था। इवन ट्रिपल ई बहुत ज्यादा फेमस था उस टाइम पे। ट्रिपल ई का क्वेश्चन बोला जाता था कि मेडिकल स्टूडेंट को बनाना चाहिए, क्योंकि स्टेट में यूपी हो, बिहार हो, या फिर झारखंड हो, झारखंड और बिहार का बात करते हैं, तो वो ट्रिपल ई का फिजिक्स क्वेश्चन हर साल कुछ ना कुछ 2-4 रिपीट कर ही देता था, उन्हें उठा के रख देता था अक्सर। तुम रट के चल जाओ, आंख मूंद के मारो, सही हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं करता है। इंजीनियरिंग का जेई मेंस का पेपर तो नहीं बनाया है, लेकिन एम्स का बनाने से बेटर नहीं रहेगा? जेई मेंस नहीं बनाया। बहुत 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 बेटर रहेगा। एम्स का अगर तुमसे बन जाता फिजिक्स केमिस्ट्री ना, तो उससे अच्छा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा जी। जेई मेंस का 1 भी साल का नहीं बनाया, जरूरी है वो? नहीं, मेंस का अगर बना सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री बना सकते हो, तो अगर बना सकते हो तो बना लो, टाइम है तो बना लो, कुछ कुछ चैप्टर को सेलेक्ट करके बना सकते हो। ठीक है। वैसे
एम्स का क्या है ना, एम्स का तो खैर हम बोलेंगे 5-6 साल का रिसेंटली का बना ही लो, क्योंकि तुम जब बायो बनाओगे ना देखना उसमें तुमको बहुत कुछ दिखेगा जो नीट से मिलता जुलता क्वेश्चन मिल जाएगा, बस लैंग्वेज चेंज कर रहा है, एनसीईआरटी तुमको दिख जाएगा, अरे हाँ ये होना चाहिए ये होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा उसमें बेसिक चाहिए होता तो कॉन्सेप्ट उसमें तुमको बहुत क्लियर कर देगा, ठीक है, तो ये चीज है, ठीक है। चलो फिर ठीक है, आज हम लोग का इतना ही है, नेक्स्ट क्लास जो है फिर आगे जो है, हाँ सर ऐसे 4 चैप्टर जैसे कि क्लास 12 में पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन, तो हाँ। 4 चैप्टर को ले लीजिए एक साथ और 2 घंटा क्लास कर दिए, 1.5 घंटा, क्योंकि सर बहुत सारा छोटा छोटा चैप्टर है जिसमें कि टाइम बच जाता है लगभग, लगता है हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, ये 4 चैप्टर कर दिए एक साथ। कर लेते हैं, थोड़ा इसको फिजियोलॉजी खत्म कर लेते हैं, थोड़ा फिजियोलॉजी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे तो करना ही है, तो हम सोचा नेक्स्ट क्लास फिर एक्सक्रीशन और नर्वस में जाके कर लेंगे, थोड़ा कुछ पढ़ लेंगे उसमें, ठीक है ना। तो 4 हो पाएगा असाइनमेंट? तो जैसे चल रहा है 1-2 क्लास चलने दो, उसका हम लोग रिप्रोडक्शन में जाके यूनिट वाइज करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब टाइम इसमें बचा भी नहीं क्वेश्चन है। कम होगा वैसे, रिप्रोडक्शन में क्वेश्चन भी कम होगा, हाँ वो पहला हमको पता है, चौथा चैप्टर से कम होगा, शायद हो जाए पहला चैप्टर तो उसमें है नहीं, उसमें तो कुछ एग्जाम्पल वगैरह उसको कर सकते हो, चौथा में लेकिन भी हाँ कुछ खास नहीं। सेकंड और थर्ड चैप्टर है थोड़ा उसमें क्वेश्चंस वगैरह, तो उसमें हम लोग बात जरूर करेंगे, बाकी बात रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनता है, उसमें कुछ ठीक है कुछ सर, जैसा एग्जाम्पल वगैरह है। हाँ तो 2 चैप्टर है जो उसमें डिस्कस करने लायक भी है और उसमें मजा भी आएगा, बाकी ये दोनों चैप्टर तो बहुत बहुत हद तक याद ही करना है एग्जाम्पल वगैरह, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि चारों चैप्टर मिला के कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन पूछ लेता है मेडिकल में, ठीक है, 9 से 10 क्वेश्चन पूछ ही लेता है, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आते हैं संडे को, फिर हम लोग आगे का जो चैप्टर है इसको फिजियोलॉजी खत्म ही कर लेते हैं, अब एक्सक्रीशन है नेक्स्ट क्लास, एक्सक्रीशन और तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो तुम्हारा कौन सा है, मसल्स वाला शायद, वो दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का एक मैकेनिज्म पढ़ लेंगे, ठीक है, एक्सक्रीशन में कुछ मैकेनिज्म है उसको देख लेंगे नेक्स्ट क्लास, फिर हम लोग उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट 2 चैप्टर बचेगा, तो 2 क्लास चल रहे तो फिर हम लोग 12 में चलते हैं, ठीक है। फ्लूइड का भी तो असाइनमेंट नहीं आया। किसका? फ्लूइड अच्छा इसका असाइनमेंट नहीं आया है, वो चला जाएगा, हम सर से बात किए थे तो सर बोले थे कि हम भेज नहीं पाए, तो आज इसलिए हम सर्कुलेशन का आज डिस्कस किए, तो असाइनमेंट चला जाएगा, हम सर से बात कर लेते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन एंड तुम्हारा जो लोकोमोशन है वो तीनों का चला जाएगा, नेक्स्ट क्लास बनाना हम लोग तीनों डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट चैप्टर जो है वो एक्सक्रीशन और उसका थियोरेटिकल पार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, आज इतना रहने दो, आज बहुत कुछ हम लोग बात भी किए, बहुत कुछ क्लियर भी हो गया होगा तुम लोग को, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ ओके।